पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? सुबह अच्छी है कि नहीं? सुबह अच्छी पता है कैसी होती है? जब घर में कोई शोर शराबा ना हो, घर का माहौल अच्छा रहे, एक नींद पूरी की हुई बेगम उठी हो। क्योंकि मुझे पता है घर की औरत की वजह से ही पूरा घर का निज़ाम चलता है, और अगर वो फ्रेश नहीं होगी तो फिर क्या होगा? चिड़चिड़ाहट होगी। और साथ ही साथ अगर उसके मियाँ उसको प्रेशर दे रहा होगा, जल्दी से मेरा टिफ़िन लाओ, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, अगर पूरी तरह वो ख़ुद अपनी बीवी पे डिपेंडेंट होगा तो फिर वो जो बीवी है बेचारी वो परेशान होगी, क्योंकि उसने बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, उसने घर की और भी चीज़ें देखनी होती हैं। और अगर हस्बैंड भी बच्चे बन जाते हैं उस वक्त, तो फिर लड़ाई सुबह से ही शुरू हो जाती है। और अगर सुबह से लड़ाई शुरू हो जाती है तो कहते हैं ना कि भाई यार सुबह सुबह दिन इतना बुरा शुरू हुआ है, पता नहीं एंड कैसा होगा। तो बड़ा डिपेंड करता है कि मियाँ बीवी के बीच में जो घर है उसके बीच में, मियाँ बीवी हो या घर में कोई भी हो, वो सुबह एक अच्छा काम प्यारा वाला माहौल शुरू हुआ हो, ताकि पूरा दिन, ताकि शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरे। आज बेसिकली हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और ये टॉपिक है मियाँ बीवी के दरमियान जो खलिश है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये जब एक डिसेंसी से ज़्यादा क्रॉस करता है। यानी कि देखिए, अगर मैसेजेस पे लड़ाई हो रही है या एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं आप एक तरीके से जिसमें कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जा रही, तो चलो समझ आता है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं, वो समझ आता है। लेकिन अगर वही लड़ाई ओवर लड़ाई हो जाए, बच्चों के कानों तक पहुंच जाए, घर के बाकी अफराद के कानों तक पहुंच जाए, तो उस लड़ाई के बहुत बिखेड़े बन सकते हैं। उसकी वजह से आपके बच्चों के दिमाग पर क्या असर हो सकता है, उनकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, उनकी ज़िंदगी की साइकोलॉजी, बेसिकली जो उनका नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, वो पूरा बदल सकता है। माँ बाप की लड़ाइयाँ देखकर शादी के हवाले से उनके जहन में जो एक डेफिनेशन है वो बदल सकती है। वो हर चीज़ को बुरी नज़र से देख सकते हैं, सिर्फ उस ट्रॉमा से, उस एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने अपने माँ बाप के दरमियान बेयर किया है। तो ये देख लीजिए, आज हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे कि आपकी जज्बाती लड़ाई का असर आपके बाकी इर्द गिर्द के लोगों पर किस तरह हो सकता है, और ख़ुद आपके रिश्ते पर कैसा हो सकता है। आज हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके दरमियान के झगड़े थोड़े से ही कम होंगे, तो लगेगा कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली हर किसी के घर के लिए, जो बहुत आम समझते हैं कि हाँ भाई तो क्या हुआ, लड़ाई हो गई तो घर में आर्टिफिशियल बन के तो नहीं रह सकते। तो वो जो शोर शराबा वो बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालता है, या ख़ुद आपकी अपने रिलेशनशिप पे, उस ज़िंदगी पे क्या असर डालता है, आपकी सेहत पर। और जब आप एक सर्टन टाइम बाद कहते हैं कि ये मैं क्यों इस तरह बीमार हो गया, मैंने तो अपने खाने का भी ख्याल रखा, मैंने तो वॉक भी की, एक्सरसाइज भी की, पर आपको नहीं पता होता कि ये सारा ट्रॉमा जो है कहाँ से, कब, बचपन का है, जवानी का है, लड़कपन का है, ये कैसे जमा हो रहा है। तो आज हम बेसिकली इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो माँ बाप के बीच में या मियाँ बीवी के बीच की जो लड़ाई झगड़े हैं, उनका ट्रॉमा, उनकी जो असरात है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो हमारे पास जो पैनल है इस वक्त मौजूद, राबिया रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फिर हमारे पास लीड करने के लिए मर्द हजरात की तरफ से मोहसिन गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? और बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके कि हम लोगों को ऐसी बातें बताते हैं, और उनमें से कुछ भी लोग अगर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं, तो ये तो आपको और ARY को सवाब ही होता है। फ़र्ज़ पूरा। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं बेसिकली आज, डॉक्टर नौशीन शहजाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कंधों पे है आज हमारा शो।
नहीं, इतने माहिर लोग बैठे, बिल्कुल सब मिलजुल हम के तो अपनी बात जिंदगी करेंगे। के एक्सपीरियंसेस बयान करेंगे, आप दुनिया भर के यही मैं एक्सपीरियंस। कह रहा था कि हम अपनी राय देते हैं, हाँ। अपना तजर्बा बताते हैं, आप उनको निचोड़ पेश करती है चंद लफ्जों में। बहुत आप शुक्रिया कमाल कर देते हैं। हाँ हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं, हम आपसे ही शुरू करते हैं जी। कि बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है, मियाँ बीवी के बीच के झगड़े। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है, लेकिन कभी कभार बहुत बदतरीन रिश्ता भी बन जाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें और ये कहें कि मियाँ बीवी के दरमियान का ताल्लुक, तो वो ताल्लुक निभाना ही इतना मुश्किल है, झगड़े तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ है। बिल्कुल। जो सिर्फ ताल्लुक है वो भी निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, तो वो घर आके शिकायत करते हैं कि हमारा रूममेट तो ऐसा है। हम फिर सारी जो उनकी तवज्जो होती है रूममेट पे होती है। अच्छा रूममेट मिल गया तो 4 साल अच्छे गुजर गए। रूममेट अच्छा नहीं मिला तो अब वो जो है वो कमरा चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही बात आ जाती है कि दो अजनबी लोग हैं, और अगर वो पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं तो साथ रहने का एक जो तजुर्बा है वो अलग होता है, और बातें करने का अलग होता है। तो लोग समझते हैं हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हम तो बहुत अच्छी शादी निभा लेंगे। मगर वो जो बहुत छोटी सी बात होती है ना, कि आपकी शेयर्ड वैल्यूज़, ठीक है, क्या वैल्यूज़ सेम है। अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक, और उसका दूसरा स्पाउस जो है वो उतना ऑनेस्ट नहीं है, वो कहता है भाई बैंक वालों ने ज़्यादा पैसे दे दिए गलती से, बस ठीक है रख लो, अब दूसरे की दुनिया तबाह हो गई इस बात से। वो कह रहा है ये क्या हुआ, यानी अब ये कैसे मैं इतनी डिसऑनेस्टी कर लूँ, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो सेम अगर हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। अदरवाइज़ जब ताल्लुक़ ही नहीं सही बनता तो फिर वो ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते होते इस नौइयत तक आ जाता है कि झगड़े फिर होते हैं। शुरू में तो आपने ताल्लुक़ बनाना होता है ना, ताल्लुक़ अच्छा बन जाए तो झगड़े नहीं होते। और ताल्लुक़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे, एक औरत को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, और मर्द को भी पता होनी चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। अच्छा मेरी वीकनेस क्या है कि मुझे अगर सुबह टाइम पे नाश्ता ना मिले तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाता हूँ, और बीवी की वीकनेस क्या है कि अगर उसके घर वालों को कुछ कह दिया तो वो गुस्से में आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे की वीकनेस को समझें। हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, चूँकि मोस्टली भी मुआशरे में ये हो रहा है कि आप दूसरे की वीकनेस की ताक में रहते हैं, कि उसकी वीकनेस पता चले, और वीकनेस भी कह सकते हैं आप, दुखती रग भी कह दुखती सकते रग, हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, एचलीज हील जो होती है, आपको दूसरे की दुखती रग पता चले तो आप उसको ट्विस्ट करें। Yes, ठीक है, यहाँ पे सारी लड़ाई झगड़े शुरू होते हाँ हैं। जी। तो आपको दूसरे की वीकनेस जाननी है, मगर इसलिए जाननी है कि आप उसको फॉरगिव कर सकें। हाँ। ठीक है, आप समझे कि इस इंसान में तो ये पहलू कमज़ोर है। देखिए इंसान है ना हम लोग, इंसान में 10 अगर अच्छाइयाँ हैं तो 5 के करीब बुराइयाँ भी हों। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो एक औरत ये क्यों चाहती है कि जो मर्द है उसके बीच में कोई भी बुराई ना हो, कोई भी वीकनेस ना हो, वो कमाए भी अच्छा, वो बातें भी खुश इखलाकी से करे, और वो उसको अपने मैके बार बार भेजने का भी बुरा ना मनाए, और घर में बच्चों की भी वैसी ही परवरिश करे जैसी औरत चाह रही है। और वाइसा वर्सा, अगर ये सब कुछ मर्द सोच रहे हैं, दोनों गलत सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों गलत सोच रहे हैं कि हमें परफेक्ट इंसान मिला है। आप पहले से सोच लें कि हर इंसान के कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने उन पैटर्न्स को समझ लिया तो ज़िंदगी आसान। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न्स मैं अपनी गुफ्तगू का हिस्सा डालना चाहता बिल्कुल ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमें दीन ने ये बताया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जब हम इस चीज़ को समझ रहे थे तो हमारे सदियों से हालात ठीक थे। जैसे ही हमने ये सोचा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमारे तो हकूक़ भी अलग अलग हैं, हमारी तो बराबरी है, हमारी जिम्मेदारी अलग है। देखिए, मोहब्बत की शादी करना, एक दूसरे को चाहना, फिर लेकिन एक छत के नीचे आके रहने से एक दूसरे का पता लगता है, एक दूसरे की आदत का पता लगता है कि क्या है क्या नहीं। और हमारा मसला क्या है कि हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उसने क्या पहना, वो अब बच्चों को लेके बाहर जाता है, देखें वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारी आमदनी कितनी है,
हमारा भी यही होता है कि बीवी चाहती है कि मियाँ जैसे दूसरे भाई या दूसरे लोग लेके जाते हैं बाहर हफ्ते में 1-2 बार, तो मुझे भी लेके जाया जाए। जैसे आपने फरमाया कि मैके जाने से ना रोके। ये सारी चीज़ें जब एक 4 दीवारी उनको एक कमरा दिया गया है, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, एक कमरा है। जब मियाँ बीवी की गुफ्तगू उस कमरे से बाहर निकलती है, पूरे घर में आती है, तब वो अपना अपना रंग, हर कोई अपना अपना तज्जिया देना शुरू करता है। तो वो बात बिगड़ते बिगड़ते जब मैके तक पहुंचती है तो वो कोई और रुख इख्तियार कर जाती है, फिर झगड़े होते हैं। मैं मेन बुनियाद समझता हूँ इन झगड़ों की, वो हमारा सोशल मीडिया भी है, हमारा मीडिया भी सोशल है। मीडिया तो अब आया है, देखिए ये झगड़े तो तब से चल रहे हैं जब से। नहीं, ये झगड़े उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे, अब हमारे जरा ज्यादा हो सही कह रहे हैं वैसे इतने अब हमारे झगड़े जरा ज्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात जो है वो है हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात। अज़दवाजी ताल्लुकात में अगर खुशगवार ताल्लुकात हैं तो हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और मियाँ बीवी दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की बात समझें। और जहाँ पे किसी भी बात पे बीवी की तरफ से इख्तलाफ आ जाए तो फिर हमारे मोतबर, हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो जो हकूक़ हैं वो औरत समझ नहीं रही, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ये नहीं बताते कि जब मर्द उस हकूक़ के दायरे से बाहर निकलता है, बदतमीज़ी करता है, गालम गलोच करता है, हाथ उठाता है, तो उस वक्त औरत के हकूक़ क्या हैं, वो क्या मर्द अपने हकूक़ पे जायज़ ये सब कुछ करता है? तो ये बड़ी अहम बात। आप भी हिस्सा डालें। 2 सेंट्स हिस्सा डालें। टू या 2 पेंस। जैसे इन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एक दूसरे से कि आप एक पिक्चर परफेक्ट जो है वो करते हैं, वहाँ पे हाँ कुछ हद तक मेंटल कंडीशनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक तो जो हमारा दौर था, हम जो मिलेनियल्स हैं, हम तो जो कंटेंट देख के बड़े हुए हैं कि भाई कोई सेवियर आएगा, बचाएगा और ऐसा हीरो होगा, एल्फा होगा, रोमांटिक भी होगा, हमें बचाएगा हर चीज़ से, और जो है ना हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो ऐसा नहीं होता। एक तो वो मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा हैं लड़कियां, जिसकी वजह से वो बेचारी आगे सफ़र करती हैं, क्योंकि जब रियलिटी हिट करती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ तो बिल्कुल ही कुछ और है। तो वो होता है ना, और अक्सर लड़कियों का होता है उन बड़े होने के बाद उनका ख्वाब सिर्फ यही है कि बस मैंने शादी करनी है। शादी के बाद क्या है, किस तरह रिश्तों को लेके चलना है, उस पर अक्सर लड़कियां डिल्यूजनल रहती हैं। तो वो जब रियलिटी हिट होती है ना तो फिर नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस पे बात करना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी एक जो मेजर चीज़ है हमारे पास मर्दों का जो इशू है वो ये है कि चैनलाइज नहीं करना सिखाते अपने इमोशंस को। कहते हैं कि बड़े आसानी से कह दिया जाता है औरतें बहुत इमोशनल हैं, गुस्सा भी इमोशन है, तो अगर मर्द ज़ात गुस्सा दिखाते तो वो भी इमोशन है। तो इमोशनल तो हर इंसान है, तो अगर वो सेंसिटिव है और आप इनसेंसिटिव हैं तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को महसूस कर रही है और आप बहुत इनडिफरेंट चल रहे हैं कि तुम क्या हर बात पे रोने लग जाती हो, तुम्हें क्या हर बात जो है वो महसूस करती हो, तुम इतना ज़्यादा छोड़ो, इग्नोर करो, उन्होंने कह दिया तो तुम सब्र कर लो। क्योंकि वो लड़की उस एंगल से नहीं देखा जाता कि अगर फॉर इंस्टेंस ससुराल में एक ऐसी सिचुएशन आई है कि सास ने, नंद ने या ससुर ने कुछ कह दिया और उसको बुरा लग गया, तो अक्सर शौहर कहते हैं कि इग्नोर करो, छोड़ दो, तुम समझ जाओ, कोई बात नहीं, सब्र कर लो। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा होता है, क्योंकि अगर उसकी माँ, उसकी बहन या उसका बाप कहेगा तो वो उसके रिश्ते हैं, औरत के नहीं है वो रिश्ते। वो आई है अभी वहाँ पे और वो आपके थ्रू उन रिश्तों को देख रही है। तो अगर आप उसको इस तरह मैनिपुलेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि यार ये मेरी वर्ती नहीं है कोई, मैं तो अनसीन हो रही हूँ यहाँ पे, मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, अगर मेरे फीलिंग्स हर्ट हुए हैं तो आगे क्या। और यहाँ पे मुझे लगता है बातें बिगड़ना शुरू होती हैं, और हमेशा ज़्यादातर शुरू में कोई इसलिए शादी नहीं करता कि वो आगे अपनी ज़िंदगी अजाब में डाले। आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा रहे, और जहाँ तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए आई थिंक वहाँ बिगाड़ा शुरू हो जाता है। और वही बात है कि अगर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच है और उन्हीं के बीच रहनी चाहिए और वही सॉल्व करें, तो आई थिंक वो चार दीवारी में रह के कर लें तो बेहतर है। नहीं हो पा रहा तो भी हर जगह डंडोरा ना पीटें, किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ें जो आपको लगता है न्यूट्रल बात करेगा, बाइसनेस नहीं दिखाएगा, तो आप उससे बात करें। वो भी तब जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बातें आपकी बाहर ना जाएं।
खुद ही सॉल्व कर ली जाएं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग ना ट्रेंड नहीं हैं। हमारे पास जो यंग कपल्स हैं, लड़के लड़के हैं, वो ट्रेंड नहीं होते। और कहाँ ट्रेनिंग नहीं होती? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नाराज़ होके बैठ जाएंगे, बात ही नहीं कर रहे। अरे जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा? उनको लगता है कि ये एक जो है ना वो आके मनाएगा, मुझे पूछेगा कि क्यों नाराज़ हो, या आदमी भी नाराज़ है, मुंह फुला के बैठे, बात ही नहीं कर रहे, ऐसे ही ऑफिस चले गए बगैर नाश्ता किए, या फ़ोन ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं, बस नाराज़ है। अब क्यों है पता नहीं, अल्लाह जानता है क्यों है। अब कोई इल्हाम तो नहीं होगा, देखिए पता एक चले। छोटी सी बात और भी, आपने बिल्कुल सही तरफ वो किया कि आप बाहर ना बात निकालें, मगर ज़रा सा इसमें हमें ये ऐड करना चाहिए कि कभी कभार जो जिस तरह जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर लड़के ही की माँ पूछती है बहू से कि बेटा पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम बताती तो हम ज़रूर कुछ करते हैं ना। तो उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये रखना चाहिए। मैंने वही कहा ना, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, अगर आपको नहीं सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप किसी को रुजू करें, बिल्कुल करें। जी बिल्कुल। किसी ऐसे वाइज इंसान क्योंकि को। देखिए कभी-कभार जो दूल्हा है, जो लड़का है, उसकी जो मदर है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मसला सॉल्व करके दे सकती है। जो लड़की की अपनी वालदा है उसकी उस घर में इतनी से तो नहीं चलेगी ना। तो अगर वो आते ही, मतलब तमाम बच्चियों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप ऐसी जगह शादी करके जा रहे हैं जहाँ ससुराल वालों के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ से दोस्ती कर लें, ठीक है? क्योंकि वो जो दोस्ती है वो इनके आगे बड़ी काम आने वाली है। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं ना जो बाहर मूव आउट हो जाते हैं, जी। उनका इन लॉ से इंटरेक्शन भी नहीं होता, उनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल। उसमें भी वो देखें कि कौन बंदा आपको वाइस एक मशवरा देगा। या अक्सर ससुराल में बड़े नहीं होते, सास ससुर होते ही नहीं अगर हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हैं, तो अगर वो बाहर भी जा रही हैं तो वो शादी के बाद ताल्लुक़ रखें, उनको टेलीफ़ोन करके त्योहारों पे मुबारकबाद दें, उनकी सालगिरह पे दें। देखिए यही होता है ना, अगर आपने एक बाइज़्ज़त अपना रिलेशनशिप बना लिया अपने हस्बैंड की मदर से, इसी तरह लड़का अपनी वाइफ की मदर से एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाए, ठीक है? अगर उसको अपनी वाइफ को कुछ कहना है, शायद वो डायरेक्टली कहे तो बुरा लगे, मगर अगर उसकी ही मदर कह दे लड़की की तो लड़की को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? बिल्कुल सही। तो ये एक तरीका है कि मेरा ख्याल है बड़ा पुराना नुस्खा है ये, मैं बिल्कुल कोई नई बात नहीं बता रही, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है कि आप घर में पहले आके थोड़ा सा लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं और आप देखते हैं इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है? अगर ससुर इम्पोर्टेंट है तो उनके साथ एक अच्छा बाइज़्ज़त रिश्ता बनाएं, अगर सास इम्पोर्टेंट है उनके साथ बनाएं, ताकि आगे चल के आपको कोई बात कहनी हो, अपनी कोई बात मनवानी हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो थोड़ा सा आपका भी साइड लें। अदरवाइज़ अगर आपने आते ही उनको एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा कि वो जब आप कोई मसला बताएंगे तो वो कतई तौर पे आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है? देखिए आने वाला जो शख्स होता है ना, उसको थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है और दूसरा होता है तो हम सबको मालूम है ना कि जेलसी आएगी, ये ह्यूमन रिलेशन है। आप ह्यूमन रिलेशन को कैसे फील नहीं कर सकते? आप ऊपर ऊपर से कह सकते हैं कि मुझे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही जेलसी की, मगर जो मदर इन लॉ है उसको भी आती है जेलसी की फीलिंग, और जो बहू है उसको भी आती है कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ यहाँ और शौहर अब भी अपनी माँ से ही ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। ये बड़ा कॉमन जुमला है, ठीक है? तो ये जो ह्यूमन नेचर है इसको भी तो हमें समझना है ना कि जेलसी, रिजेंटमेंट सब कुछ मौजूद है। उसके बाद अक्सर लड़की की कोशिश होती है कि वो कैथारसिस करे, यानी अपने दिल की बात बताए। उसका मकसद ये नहीं होता कि शौहर एकदम तलवार लेके कमरे से निकले और अपने अब्बू को कहे आपने मेरी बीवी को यूँ क्यों कहा, अपनी अम्मी को कहे आपने यूँ क्यों कहा। बहुत दफ़ा लड़के को अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। बच्ची जो भी बात कह रही है उसकी बीवी सुन ले, इत्मीनान से सुने और उसको तवज्जो से सुने बात, और फिर वो कहे कि हाँ ये एक मसला है, इस मसले को हम मसलों की तरह हल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं जी, और ज़रूर। कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात करें मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के हवाले से कि उसके पैमाने क्या क्या हो सकते हैं और उसका असर एक्चुअली आपके इर्द गिर्द के लोगों पर किस तरह हो सकता है। मेरे साथ आमना बैठी हैं, ये अपनी आप बीती
हमसे शेयर करेंगी तो फिर दूसरों की ज़िंदगियों को देख के एक्चुअली वो किताबों से कभी कभार आप एक ज़िंदगी के हिस्से में सीखते हैं, मगर बाकी सीख आपको लोगों को पढ़कर या उनकी बातें सुनकर मिलती है एक्चुअली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आमना है जी। मेरी शादी को 10 साल हुए हैं जी। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे हस्बैंड वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना जो कानों के कच्चे होते हैं वो हैं। अब ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास जो है ना वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके उनके आगे पेश करती हैं। अब वो जब मेरे पास आते हैं ऊपर, हम लोग पोर्शन वाइज रहते हैं, अब वो जब ऊपर आते हैं तो वो बस उनके पास यही बात होती है कि आज तुमने ऐसा किया, बच्चों ने ये किया, रोना धोना। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे छोटे हैं तो रोएंगे भी, गिरेंगे भी, सभी कुछ होगा, लेकिन अम्मी जो है ना वो इतनी बढ़ावा दे देती हैं बात को और इतना मसला क्रिएट कर देती हैं कि वो मेरे हस्बैंड ऊपर आके वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते हैं। बेसिकली वो ये कहती हैं कि केयरलेस माँ है, हाँ, बस बच्चे ये कि गिरते हैं, बच्चा चोट गिर गया। अब लगती है। बेटी एक दिन गिर गई खेलते हुए, तो मैंने कहा अम्मी बच्चे तो गिरते ही हैं और गिर के ही सीखेंगे। हाँ। बस उस बात पे उन्होंने इतना बड़ा फजीता मचा दिया, फसाना बना दिया उस बात को। और शौहर आके मेरे उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी कि नहीं तुमने इस तरह किया होगा और अम्मी ने गलत। भाई ज़ाहिर बात है, जब वो कुछ कह रहे हैं, अब 10 साल हो गए मेरी शादी को, अब मैं कुछ तो एक्सप्लेन करूँगी, उनको बताऊँगी कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे है बात। बट वो कहते हैं कि नहीं जो अम्मी ने कह दिया ना वो ठीक है, तुम जो कह रही हो वो गलत है। अब इस बात पे वो इतना बड़ा फसाना मचा कि अब मैं तो इस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ, क्योंकि 10 साल का अरसा हो गया मेरी शादी को। बस वो छोटी छोटी बातों पे आके गुस्सा करना, बदतमीज़ी करना, कभी कभार ऐसा होता है कि लूज़ लैंग्वेज भी वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो जो उसके जो असरात हैं ना, वो मेरी जो बेटी है ना 6 साल की, उसके ऊपर बहुत बुरे आ रहे हैं। अब वो अपने आप को, एक मेरे घर में ऊपर एक स्टोर रूम है, अब वो जो मेरी बेटी है ना वो अपने आप को उस स्टोर रूम में जाके बंद कर लेती है, अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, मीन्स कि वो बाहर नहीं आती। और वो 2-2.5 घंटे जो है ना वो वहाँ बैठी रहती है, अकेली खेलती रहती है। मतलब कि मैं उसको बुलाती हूँ आओ, तो वो आने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है ठीक है मम्मा मैं यहाँ बैठी हूँ, इट्स ओके। उसने अपनी एक सेफ साइड बना ली है, ढूंढ ली है सेफ कि ये साइड मेरी सेफ स्पेस है, मुझे आवाज़ें ना आए। हाँ, कि बस मैं जो है ना, मुझे ना ये शोर शराबा सुनना है या मुझे कुछ करना है, मैं उसको समझाती हूँ बेटा आओ ये वो। अब मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ कि देखिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं तो चले मैं तो गुजारा कर रही हूँ, मैं तो समझ रही हूँ आपको सब कुछ, बट आप इस बच्ची का भी तो सोचें कि इसके दूसरा ऊपर। आप उस बच्ची के लिए भी तो एक पैमाना सेट कर रही हैं कि अगर हस्बैंड रोज़ आके चिल्ला रहा है तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी सारी उम्र जो है वो मेरे अब्बा की इस तरह बातें सुनती आई हैं, झगड़े वो देखती आई है, तो उसके लिए भी आप एक सेट करिए एग्जाम्पल कि ये तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ना कि वो अपनी माँ की बात सुन रहा है कि बच्चे गिर गए, माँ को बहुत एहसास हो रहा है, तो ये भी तो एक माँ है कि जिनकी बच्ची गिरी है, तो इस माँ को नहीं एहसास होगा। ये तो उनको सास ये को सोचना चाहिए ना, सास को सोचना चाहिए कि भाई वो उनकी माँ है। माँ देख रही है बच्ची गिर गई है, तो माँ ने धक्का तो नहीं दिया ना जानबूझ के। तो ये चीजें मर्द को सोचनी चाहिए, मर्द को भी और मर्द की अम्मा को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर उनका पोता या उनकी पोती है तो उसने पैदा किया है, उसकी वो माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो। बात यह है कि मर्द को इतना जल्दी बातों में आके अपनी बीवी के साथ जो शरीके हयात है इस तरह बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, और फिर अपने बच्चों को देखना चाहिए, और खास तौर पे बेटियां तो बाप के साथ अटैच होती हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कुछ भी है, बच्चों को संभालने की मैच्योरिटी एक सर्टेन एज में जाके बहुत अच्छी आती है। कुछ बच्चियां जिनकी नई नई छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, थोड़ी लावाबाली होती हैं और वो अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती हैं। वो तो बेसिकली जो बड़े उनकी अम्माएँ भी होती थी, जब उनकी अपनी सगी माँ होती थी और वो भी कह रही होती थी तुमने ये फेंक दिए कपड़े, तुमने ये ऐसे छोड़ दिया, देखो तुम मोबाइल छोड़ाई, तो केयरलेसनेस यंग बच्चियों में होती है। सो कभी कभार मदर इन लॉज शायद वो सोच के कि ये बच्चों के साथ भी केयरलेसनेस कर रही है, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ जो माँ है वो ये सोच रही थी मेरी अपनी औलाद है, मैंने खुद पैदा किया है, मैं कैसे उसका ख्याल नहीं रखूंगी। यहाँ पे मर्द को अपना किरदार निभाना चाहिए ना, मर्द को अपना किरदार निभाना चाहिए।
वो आपको क्या लगता है मर्द को क्या करना चाहिए? मर्द को माँ की बात सारी सुननी चाहिए और बीवी के साथ बैठकर उस बात को उसको समझाना चाहिए कि भाई बच्चों का ख्याल रखो। कुछ गुस्सा करना तो हल ही नहीं है, बदतमीजी करना, गुस्सा करना हल ही नहीं है। और वो उसको ये देखना चाहिए कि हमारी जो गुफ्तगू है इसका असर बच्चियों पे पड़ रहा है, और वो जो बच्चों पे असर पड़ता है ना, तो वो सही वाली बात उन्होंने की है। अगर बच्ची खुद को अकेले में बंद कर लेती है तो ये तो बड़ी तकलीफ दे। मैं एक बाप हूँ, मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा दिल बंद हो गया ये बात बच्ची सुन की के। सुनकर। जाहिर है। अच्छा, अब देखिए आपके पास डॉक्टर नौशीन एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसे आमना के घर में है जी। ये ऐसे बहुत सारे घरों में ये आम है, बहुत रिलेटेबल है, ऐसा होता है। दादियाँ बोलती हैं ये पतला रह गया बच्चा, मतलब खाली ये वाली चीज़ नहीं है, तुम सही से खिलाती ही नहीं हो, देखो तुमने सही से खिलाया नहीं, तुम्हारी देवरानी का बच्चा देखो कितना मोटा हो गया, और तुमने अपने बच्चे को सही खिलाया पिलाया नहीं है, तुमने अपने बच्चे को सही पढ़ाया नहीं है इसलिए फेल हो गया तुमने। लाइक ये वाला ब्लेम गेम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में होता है और इंटरफेरेंस आम तौर पे होती है। ये इनकी पहली दफ़ा की कहानी नहीं है, ये हमारे आम घरों की कहानी है। ऐसा मैं थोड़ा सा कुछ कहूँ? जी प्लीज़। ठीक है, जिसको आप ब्लेम गेम कह रही हैं ना, वो ब्लेम गेम नहीं है, वो एक गलती की निशानदही है। अब उस गलती की निशानदही करते हुए अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं हुए, ये गलती हो गई। ठीक है, अगर कोई गलतियों की निशानदही नहीं करेगा तो आप ये बताइए कि एक माँ है, उसको ये भी फिक्र है कि बच्चों को तैयार करना है, घर भी साफ रखना है और खाना भी बनाना है, उसकी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं ना। बाज़ दफ़ा उसका ध्यान ही नहीं जाता बच्चे की तरफ इस तरह से। बेशक उसने बच्चा पैदा किया, उसको बहुत मोहब्बत है, मगर इतनी मसरूफियत होती है एक यंग औरत पे, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं शादी के बाद कि बाज़ दफ़ा वो छोटी सी चीज़ को नहीं ऑब्ज़र्व करती। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए दादी अब निस्बतन फारिग हैं, ठीक है, अब वो देख ही बच्चों को रही हैं, अब उनके जहन में ख्याल आ गया कि ये बच्चा पतला क्यों रह गया, तो वो मैलीस के लिए नहीं बोल रही, वो बुराई के लिए नहीं बोल रही, वो ये बोल रही है कि ये बच्चा भी मोटा हो जाए किसी तरह, ये बच्चा भी सेहतमंद हो जाए। ठीक है, अच्छा देखिए डॉक्टर नौशीन, मगर उन्होंने गलत अल्फाज का चुनाव किया पतला। यहाँ। और देखिए जो दादी है ना, उनका माइंडसेट ओल्ड स्कूल है, ठीक है। आजकल की माँ न्यूट्रिशन पे ज़्यादा बिलीव करती है, और जो उसकी देखिए आजकल की माँ व्हाट्सएप पे और मोबाइल देखने पे वो ज़्यादा सही है, believe करती वो सही है, sorry। लेकिन अगर हम जनरलाइज करते जो हैं मैं इस चीज़ को, जनरलाइज भी कर रही कि हूँ, मोटा तो जो है माँओं इट्स का नॉट यही हेल्दी। जी, वो जो दादी हैं उनके दिमाग में मोटा इज हेल्दी। बहुत से बच्चों की काट नहीं होती, अगर वो मोटा कह रही हैं तो उनका मकसद सेहतमंद है। हाँ ठीक है? बेसिकली। तो अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे निदा कहे आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं है, आपने दुपट्टा सही से नहीं लिया, आप यकीन करें मैं खुश होंगी, मैं बहुत खुश होंगी कि किसी ने पॉइंट आउट करके दे दिया, क्योंकि तवज्जो दी किसी क्योंकि मेरा तो आईना, मेरी आंखें मेरा आईना तो नहीं है ना। मुझे दूसरा शख्स मेरा आईना है, आप मेरे सामने बैठी हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। जी। ओके, ये बात समझिए कि किसी की बात को हमेशा रॉन्ग मत लें। अगर आपका बच्चा गिरा तो क्या गिरना अच्छी बात है? पूछ रही हूँ सिर्फ आपसे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छी बात तो नहीं है, बस समटाइम ऐसा होता है कि बट सम टाइम नहीं, सिर्फ ये बताइए कि क्या बच्चे का गिरना अच्छी बात है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा शायद हम मुद्दे से अब अगर इशू था कि हस्बैंड जो आके शोर कर, जी, अब अगर उन्होंने दादी ने ये कहा कि आपने बच्चे को, बच्चा गिर गया और आपने आगे से कहा खैर है बच्चे तो गिरते ही रहते हैं, सही है। अब ये जो जुमला है ना, ये लापरवाही बता रहे हैं कि बच्चे तो गिरते ही रहते हैं। बच्चे को एक चोट लग गई सर में अगर, तो खुदा न खास्ता उसका पूरा IQ का सिस्टम गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को तो चोटों से बचाया जाता है, ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन जो मेरी बेटी जो अब बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेती है, आइसोलेट कर लेती है, क्योंकि वो इतना डर जाती है, सहम इस जाती बात से डरती है, दादी से या अब्बू से? लड़ाइयों से। लड़ाइयों से ना, घर का जो एक माहौल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पहले बात है, मेरे हस्बैंड आके वो छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, बच्ची गिर गई, मजीद और बातें भी होती हैं घर में, तो वो इतना डर के वो अपने आप को समझती है कि बस मेरा जो स्टोर रूम है ना, वो मेरे लिए सेफ साइड है। वालिद के आने पे स्टोर रूम में जी, छुपती है? वो चली जाती है। अब उसने एक दफ़ा ये दिन भर नहीं छुपती? चली जाती है, मैं आपको ये तो बता दिन रही में हूँ। भी? जी, अब वो चली जाती है, वहीं बैठ जाती है। अब वो अंदर से जाके लॉक भी कर लेती है, तो मैंने उसकी कुंडी भी निकलवा दी थी कि ताकि ये कि मैं जाके देख लूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम बच्ची सिर्फ 6 साल बेसिकली लड़ाई बेटी झगड़े की मेरी वजह से शोर। बच्ची डिस्टर्ब हो रही अब वो शोर से वो घबरा के, अब उसने वो जो अपनी जगह वो एक माइंड सेट भी कर लिया और अपने आप
कुछ सेट कर लिया। आपकी अपनी मदर इन लॉ से थोड़ी बहुत दोस्ती है कि वो जो आपके पीछे मुसलसल आपको लग रहा है कि पड़ी हुई है, राबिया आप भी अपना तो पॉइंट ऑफ उसको व्यू हम- दीजिएगा। उसको हम कम कर सके। हाँ बस अम्मी सुनती ही नहीं है अपने आगे ना। आपसे दोस्ती, आपकी उनसे दोस्ती नहीं। इतनी देखिए नहीं कुछ है कुछ कि- लोगों की फितरत डोमिनेटिंग होती हाँ है। बस वो छोटी छोटी बातों पे बस अच्छा, ये नहीं जो समझते आपने वो। इशू जो शेयर किया, ये आपकी शादी को 10 साल हो गए। जी जी 10 साल से उनका यही एटीट्यूड है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज पे वो हर ऐसे ही चीज बोलते पे, हैं। छोटे छोटे कामों पे। आपने कभी नहीं कोशिश की कि आप अपनी सास के साथ रिश्ता बनाएं, उनसे करीब सुना ही हो? नहीं ना कभी उन्होंने। हाँ? एक दो सुना ही नहीं ना कभी उन्होंने। नहीं, सुनने की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आप अपने वन ऑन वन टर्म्स अपनी सास के साथ अगर आपने इन 10 सालों में Excluding कोशिश husband, की, हाँ, सही बात कह रही आपने हस्बैंड बैठ को के- साइड पे कर दे, जी क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक फैमिली का हिस्सा है, बिल्कुल। आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। उनकी इतनी इंटरफेरेंस है कि आपके हस्बैंड इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आपने इन 10 सालों में कभी कोशिश की कि आप उनसे करीब हों? बहुत की। उनसे तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता था आपके और आपकी सास के बीच में? अभी मैंने जो काम किए भी नहीं होते थे उसके लिए भी जाके अम्मी से एक्सक्यूज करती थी कि आज ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। अच्छा तो आप मैं मुझे आपको- बताएं, excuse आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी दोस्ती। आपको कभी फील हुआ, जैसे अभी ये कह रही थी कि देखिए जो जेलसी का फैक्टर है जी। वो है इंसानी फितरत में। जी। तो कभी सास बहू से जेलस होती है, कभी बहू सास से जेलस होती है, ठीक है, क्योंकि वो आप अपने शख्स- मियाँ को एक शख्स से मोहब्बत है, दोनों को एक शख्स से मोहब्बत है और समझे वो शेयर हो रहा होता है, ठीक है ना। एक माँ ने बचपन से पाला पोसा, देखा उसकी बेहतरी ये, और फिर बीवी आती है वो उससे मोहब्बत में आती है, मगर दोनों की मोहब्बतों में फ़र्क भी है और जेलसी का फैक्टर भी है। सो आपको कभी ये फील हुआ, ये जेलसी की स्मेल आई कि आप उनके बेटे को शेयर करिए इसीलिए वो आपके साथ ऐसा करती हैं, या वो दूसरों के साथ भी ऐसी है? वो ऐसे ही हैं, उनकी नेचर उनकी dominating है। नेचर ही है। वो अपने मियाँ को भी डोमिनेट करती है। जी वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो Okay. ऐसे ही और करते हैं। कितने बहन भाई हैं आपके हस्बैंड? 4 बहन भाई हैं वो तो सबके साथ ये लोग। के issue साथ ऐसे ही है, और सब कंट्रोल्ड हैं अपनी मदर के अंडर? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सारे ऐसे ही हैं? जी बिल्कुल। जो अम्मी ने कह दिया दैट्स इट। अगर अम्मी ने शाम कह दी तो शाम, सुबह कह दिया तो सुबह। अगर अम्मी ने गलत भी, फिर अगर मैं बोलती भी हूँ तो कहते अम्मी है, मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। देखिए इस सूरत में ना आपके पास दो हैं, या तो आप फुल ऑन जंग कर लें, अपने लिए मुश्किल खड़ी करें, और फिर लड़ना है आपने, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेंगी तो कल को आपकी बच्ची वो देखेगी। जी। वही बात जैसे इन्होंने की कि आप किसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं ना, जी, जी। तो बच्चे अभी तो आपकी ट्रॉमा से गुजर रही है, वो बड़ी होगी ना तो एट सम पॉइंट वो बैकफायर करेगा आपके लिए। वो बच्ची बोलेगी यार आप नहीं खड़ी हुई अपने लिए, आप मुझे क्या बता रही हैं। ये होता है, और वो भी आजकल नहीं के खड़ी होगी बच्चे- फिर। वो भी नहीं वो खड़ी भी होगी, या bear फिर वो करेगी। इतनी रेबेलियस हो जाएगी आपकी तरफ से भी, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने नाइव नहीं हैं, नहीं है। वो समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है आजकल के बच्चों में, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बड़े होके वो आपके अगेंस्ट भी हो सकती है कि मेरी माँ तो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ली तो मेरे लिए क्या लेगी। आप तो हमेशा जो है बुज़दिली में रही हैं, तो प्लीज़ आपका तो कोई ना वैल्यू नहीं है। एक ये, या तो खुली जंग कर लें और फिर अपने हक के लिए खड़ी हों। जंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, जी जी आप स्टैंड लें, अपने हस्बैंड से बात करें, और जहाँ तक हो सकता है उस पॉइंट तक जाएं कि आपके घर का माहौल ना खराब हो। अच्छा, दो चीज़ें हैं आपकी, जैसे ये कह रही हैं और ये भी कह रही हैं। मैं डॉक्टर नौशीन की बात में से भी पिक करूंगी चीज़ें कि देखें हर चीज़ को नेगेटिव मत लें। क्या पता, देखिए वो उनकी इतनी डोमिनेशन है, और डोमिनेशन एक बंदे की तब होती है जब उसके सारे फैसले सही होते जाते हैं ना वक्त के साथ साथ। मतलब कि एक घर में अब्बा का फैसला जो अब्बा ने लिया वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब्बा जो फैसले ले रही हैं बच्चे भी देख रहे हैं तो या वो हर चीज़ में सही होते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का और पूरे घर का जो, और ख़ुद हस्बैंड का भी जो झुकाव है वो बीवी की तरफ चल जाता है कि ये समझदार है ज़्यादा, तो हम क्यों ना इसकी सुने। तो अगर घर का हर फर्द उस औरत की सुन रहा है तो उस औरत में कोई तो बात है एग्जैक्टली मैं यही बात बोली थी। कि दूसरा मियाँ ऑप्शन भी आपके उसका पास सुन यही रहा है। है, बच्चे भी उसकी सुन रहे हैं, खानदान में भी उसकी डोमिनेशन है, तो मतलब एक घर कुछ का तो- सिस्टम वो चला। हाँ, चारों कुछ बच्चे कुछ सुन तो रहे हैं, स्पार्क है उसके उस अंदर। औरत का अपना शौहर, इनका ससुर भी सुन रहा जी। है, ठीक है जी। तो आप ये बताइए कि उनकी ऐसी अक्लमंदी क्या है? कोई इतनी खास अक्लमंदी नहीं है, मैं क्या नहीं, बताऊं? बाइस टोके नहीं बताएं, बाइस नहीं हो, न्यूट्रल हो। अभी आपका चेहरा देखिए कोई वो नहीं पूरा देख रहा। वो पूरा घर चला रही हाँ। है, घर तो चला रही उनमें है। क्या ऐसी अक्लमंदी है? कि सब उन्हीं की दानिशमंदी सुन क्या रहे है? हैं। यू कांट सिट ऑन अ फेंस, या तो आप इधर होंगी या उधर होंगी। मैं हाँ। वही बोल रही हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बिल्कुल खड़े हो जाएं अपने लिए स्टैंड लेके, इनकी इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए, आपके पोर्शंस अलग हैं, मैंने यही मेरी सोचा था। बच्ची के वेलफेयर, तो फिर आपको खड़े होना पड़ेगा और फिर ये बड़ी मैंने जंग है यही आपके कहा लिए। था कि मैं अब
अब के अगर कुछ हुआ ऐसा तो मैं स्टैंड लूंगी। बट वो स्टैंड लेने का भी एक तरीका होगा। आप बदमजगी नहीं चाहेंगी अपनी बच्ची पे और ट्रॉमा नहीं डालेंगी, वो स्ट्रैटेजी आपको खुद लेनी पड़ेगी। या फिर दूसरा आपके पास ये कि आप सरेंडर कर लें और अपनी सास के साथ हो जाएं। ठीक है। अच्छा, ये कंक्लूजन है इनकी तरफ से, एक आप भी दे दीजिए एज एक्सपर्ट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी ताकि फिर हम यहाँ ये सिचुएशन को क्लोज करेंगे। ठीक है। जब आपके हस्बैंड आपको कुछ कह रहे हों जो वो अपनी अम्मी से सुनकर आए हों, जी। तो आप एक जुमला उनको ज़रूर कह दें। बहुत ज़्यादा मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत उस तरह से हो जाएं कि अब चूँकि मैं स्टैंड ले चुकी हूँ तो मैं तो अब जो भी बात है असर्टिवली बात करें। असर्टिवली और एग्रेसिवली बात करने में फ़र्क होता है। मतलब थोड़ी काइंडनेस के साथ। जी, एग्रेसिव का मतलब है कि आपने बिल्कुल लड़ाई की सूरत में बात की, और असर्टिव का मतलब है कि आपने एक पैमाना क्रिएट करके उस तरह से आपने बात की। आप उनसे कहें कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अपनी आवाज़ जो है उसको नीचा कर लें, स्लो करें। ठीक है। आहिस्ता आवाज़ में मुझे बताएं तो मुझे समझ भी आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, और दूसरे बच्चों पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो आप उनको ये बताएं कि आप बात बेशक करते रहें जो आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात में काफ़ी सारी चीज़ें सही भी हैं, दुरुस्त भी हैं, मगर लहजा ज़रा आहिस्ता करें, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप ऊंचे लहजे से सही बात बताएं, और हो सकता है वो आपको सही बात बता रहे हो वो आपको गलत ही लगेगी। अगर लहजा ख़राब होता है तो बात गलत लगती है, ठीक है। और आप अपनी मदर इन लॉ को जाके एक बात कहें आराम से कि जो भी बात है आप मुझे बताएं, मैं आपकी बात मानूंगी। और आप अपनी मदर इन लॉ को ये बताइए कि ये बच्ची ऐसा कर रही है। अगर उनको इतनी फिक्र है अपने पोता पोती की, तो आप उनको ये बताइए मेरी बच्ची पे ये असर हो रहा है कि वो अपने आप को दरवाजे में बंद करती है, और पूरी सिचुएशन बताइए कि आपने बताया कि वो गिरी, लेकिन वो बात आपने जिस तरीके से बताई, मेरे मियाँ ने आके मुझसे ऐसे लड़ाई की और बेटी पे ये असर हो रहा है, वो 6 साल की है, कि वो बंद कर रही है। अगर उनको इतनी फिक्र है कि बच्ची गिर रही है तो वो उसको इतना वावेला बना रही है, तो फिर उनको इस बात की भी फिक्र होगी कि वो बच्ची ट्रॉमेटाइज्ड हो रही है, और फिर आगे चलकर उसका क्या होगा। अगर वो इतनी समझदार हैं, बुर्दबार हैं और सब उनको इतना मानते हैं, तो देखिए कोई ऐसी कोई बेवकूफ़ औरत होगी ना, उसको कोई नहीं मानेगा। कोई समझदार और डोमिनेशन तभी आती है जब वो अपने आप को प्रूव करती है। जो भी जिसकी घरों में भी अगर डोमिनेशन सास की है तो उसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी उनकी, उसकी डोमिनेशन की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी ऐसी जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर में भी यही होता है, और फिर थोड़ा बहुत उन सिचुएशंस के कंक्लूजन सुनकर आपको समझ आता है कि अब हमें रिएक्ट कैसे करना है, अब हमें इसका क्या फ़ैसला करना है। सो मेरे पास यहाँ सबा बैठी हुई है और सबा अपनी सिचुएशन से हमें आगाह करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको अच्छा, मैं छोटी होती थी, मैं बहुत चुलबुली होती थी। मीन्स मैं जो भी कहती थी मेरे घर वाले बड़ा अप्रिशिएट करते थे, खुश होते थे, मेरी हमारी बच्ची ये कह रही है, जिसको जो कहना होता है कह देती है फौर। अब क्या हुआ कि जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी हुई, शादी होकर जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी वो ही आदत थी, जो ज़ुबान में आया मुंह में आया कह देना। लेकिन वो चीज़ मेरे ससुराल में मुझे बहुत डिग्रेड में होने लगी। मीन्स मेरी नंदे जो हैं वो मुझसे चिढ़ने लग गई, मैं अकेला कर दिया था उन लोगों ने मुझे। मैं अकेली कमरे में बैठी रहती, वो लोग मेरी बातें बर्दाश्त नहीं करते थे। जिस चीज़ में मेरे घर वालों ने अप्रिशिएट किया ना, ये सच बोलती है, मुंह पे कह देती है सब कुछ, मेरे अंदर गुस्सा था एक बचपन से। मीन्स कि मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आ जाता था। अब ये है कि होते मीन्स कि मैंने अपने शौहर पे बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर वो छोटी सी बात भी मुझे समझाते थे तो मैं चीखती थी उनके ऊपर। अब एक दफ़ा ये हुआ, मेरे पूरे ससुराल वाले बैठे हुए थे, मेरे शौहर ने मुझे हल्का सा कुछ कहा और मैंने चाय का कप उठा के उनकी तरफ फेंक दिया। चाय का कप मैंने उठा के फेंक दिया। बस मेरे शौहर ने कहा बहुत हो गई है, आप अपने घर जाएँ। मेरे घर वालों को कॉल की, मुझे मेरे घर भेज दिया। उसके बाद उन्होंने डिवोर्स पेपर भेज दिए। ओहो, डिवोर्स पेपर भेज दिए कि भाई आप जो है ना, आपकी बेटी बहुत बदतमीज़ है, ज़ुबान दराजी करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। अब जब मैं अपने घर पे चली गई हूँ तो वहाँ पे मेरी भाभियाँ मुझे बहुत ताने देती हैं अब कि भाई आपने तो अपना घर ख़राब कर लिया, अब आप हमारा भी घर ख़राब करेंगी। क्योंकि वही जो मुझे बचपन में चीज़ की बड़ा शौक़ कि भाई मेरी तो तारीफ़ होती है कि मैं ज़ुबान दराज हूँ, हर किसी को जवाब देती हूँ, बोल्ड है आप। हाँ जी, तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत डुबोया है। अब मुझे 3 साल हो गए, मेरी डिवोर्स हो गई है और बड़ी परेशान हूँ। मीन्स भाभियाँ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती मुझे,
वही मेरे बहन भाई मुझे ताने देते हैं अब। तो इसका मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ आपका ज़बान का गेम है। जी। आपकी ज़बान जैसी है, आपको अगर आपकी ज़बान मीठी है तो आपको मिठास मिलती है सारी ज़िंदगी। बल्कि एक बहुत बारीक लाइन होती है ना, मैं आना रवि, कि इतनी भी मिठास ना हो कि लोग आपको डोर मैट बना दें और इतनी भी कड़वी ना हो कि फिर आप ज़िंदगी में अपने आप को अकेला पाएं। ये इससे तो यही सबक मिलता है कि हमें अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनका लाड प्यार ज़रूर बर्दाश्त करें, लेकिन उनको इस तरह से न बनाएं कि वो मुंह फट हो जाए, ज़िद्दी हो जाए, या जो भी कहना चाहें फ़ौरन कह दें और सोचे समझे बिना। तो ये मेरा ख्याल है माँ बाप की तरबियत का बहुत असर होता है। बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा गया कि अगर पापा की परी है कोई, जी बाप बेइंतहा उसको उसके नखरे भी उठाता है बच्चे सही। के, तो ऑटोमेटिकली माँ जो है ना वो बैलेंस रखती है, वो सख्ती रखती है बिल्कुल। कि आपने बहुत बिगाड़ा हुआ है तो उसको दूसरे घर जाना है। ये जुमले अक्सर हमने ड्रामों में भी सुने हैं और ये देखा गया है। तो वो वाला कपल जो है, बाप यहाँ उस बच्ची को अगर बिगाड़ रहा है कि इसे दूसरे घर जाना है, मुझे उसको मोहब्बत देने दो, उसके लाड और नखरे उठाने दो, तो माँ वहाँ सख्ती करती है बच्ची पर, तो फिर वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जो है वो बन निकल कर सामने आती है। आप प्लीज़ आप दोनों अपनी अपनी राय से आगाह करें, क्योंकि एक ज़िंदगी यहाँ तबाह हुई हुई बैठी है। आज उनके पास ना वो मैके में सरवाइव कर पा रही है, ना वो ससुराल में सरवाइव कर पाएंगी। जी, यहाँ पर वही वाली चीज़ आती है कि जब शादी के इब्तदाई साल थे तो ज़रूर आपके शौहर ने आपके पेरेंट्स को शुरू में ही बता दिया होगा कि ये ज़रा गुस्सा ज़्यादा करती हैं। ज़बान दराज है। उन्होंने बता दिया था आपके जी वालिदैन? बिल्कुल बताया था, तो मेरे घर वालों ने कहा था कि आस्ता आस्ता सही हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर सही नहीं हो पाई। उन्होंने आपको किस तरह से समझाया था वालिदैन ने? मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा था कि भाई बेटा वहाँ तुमने गुजारा करना है और अपनी ज़ुबान पे, अपनी ज़िद्दों पे, हर चीज़ पे कंट्रोल करना है, लेकिन मुझसे नहीं कंट्रोल हो पाया। ठीक है, मैं वैसे ही रही जैसे मैं अपने घर में रहती थी। ठीक है। तो आपने किसी माहिर नफ्सियात को दिखाया? नहीं, क्योंकि जो गुस्सा है ना, थोड़ा बहुत तो हर इंसान में आता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये जो आपका तसलसल के साथ गुस्सा आना और फिर घर वालों के साथ लड़ाई भी करना, और ख़ुद आप हालांकि अवेयर हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान रही, आप तो मान रही हैं कि मैं गुस्सा करती हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पाँव में दर्द हो और हम माने कि हमारे पाँव में दर्द है, तो आप पहला काम क्या करेंगी? जाहिर सी बात है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या मैं अपने पाँव का इलाज करवाऊंगी। बिल्कुल। तो जब आपको पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और आपको मालूम है कि मैं जो हूँ वो ताल्लुकात नहीं निभा पा रही, तो ऐसा क्या है? मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही हूँ, वो ताल्लुकात निभा रहे हैं। ये तो नहीं कि आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, ठीक है? रोल आपकी जिठानियाँ होंगी, देवरानियाँ होंगी, नंदे होंगी, आप देख रही होंगी कि सब तो अपने घर में सही सेट बैठे, तो मेरी सेटलमेंट क्यों नहीं हो रही, है ना? तो ये चीज़ आपकी अम्मी अब्बू को भी ख्याल आया होगा कि बच्ची को हमने समझा दिया, बुझा दिया, उसको आराम से भी बताया, डांट के भी बताया। अब अगर वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही तो किसी डॉक्टर से पूछ लेते। देखिए, एक गाड़ी है, आप चलाते हैं, अगर उस गाड़ी में सिर्फ एक्सेलरेटर हो और ब्रेक ना हो तो आप उस गाड़ी में बैठेंगी? नहीं, है ना? तो जो ब्रेक है, हमारे भी मुंह में अगर ब्रेक ना हो और हम किसी बात पे अपनी ब्रेक ना लगा सके, खामोश ना हो सके, तो इसका मतलब है कि गाड़ी तो ख़तरनाक है। जी बिल्कुल। तो वो आपके वालिदैन ने आपको किसी माहिर के पास लेकर गए या घर के किसी बुज़ुर्ग के पास? नहीं, कभी नहीं। बस वो ये कहते थे कि हमारी लाडली बेटी है। जी। मीन्स के वो लाडली से क्या मुराद होता लाडली का मतलब मुराद ये है कि मैंने जो कहना मेरी बात मानी जाती थी। जी। अगर मैं किसी से मीन्स मैं इनसे कुछ लाडली कह का तो मतलब ये हुआ ना कि अनट्रेन्ड पर्सन। जी अगर हम कहते हैं कि ये लाडला बच्चा है, इसका मतलब है कि हमने तो ट्रेनिंग की ही नहीं, जी। यानी हमने तो उस गाड़ी की ना ब्रेकें ठीक हमने करी, ऑटो पे छोड़ दिया। जी, हमने ना उस गाड़ी की ब्रेकें ठीक की है, ना हमने उस गाड़ी का कोई सर्विस कराई है। ये होती है पापा की परी। हाँ, पापा की परी वो होती है जिस गाड़ी में ना ब्रेकें होती हैं। आपके मुंह से कितना क्यूट लग रहा है पापा की परी। पापा की परी, अभी आपने बोला था ना, तो मुझे याद आया आपकी बात को उन्होंने जोड़ा। कि लोग जिस चीज़ को पापा की परी कह रहे हैं, वो परी जो है वो परी नहीं है,
वो बिल्कुल परी वो नहीं परी है, के वो बजाय एक- चुड़ैल कहना चाहिए। वो पापा की मैं परी कह नहीं बनते रही थी, बनते मैं कह नहीं रही उसको थी, मगर चुड़ैल वो- बना देते जी, बेचारी को। बिल्कुल। उसकी देखिए बच्ची को खुद आपने खराब किया है। सिंपैथी तब होती है इन लोगों से भी कि जब क्योंकि इनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। ऐसे दूसरों की बहुत वजह सारी से। बच्चियां जी। हैं या ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं। लड़के हाँ, भी बहुत दोनों अनट्रेंड बिल्कुल Untrained- जो लाड प्यार मोहब्बत में जिनकी क्या हुआ, उनके पास ना औलाद है ना उनकी एंड रिजल्ट उनकी जिंदगी का तना है। बिल्कुल। क्योंकि ना उनके दोस्त रहते हैं उनकी इस मिजाज की वजह से, ना उनके कोई कलीग्स उनके साथ अच्छा, ना उनकी नौकरियां रहती हैं, ना वो प्रोफेशनली परवान चढ़ते हैं, ना वो घरेलू तौर पर उनके साथ कोई रहता है। बहन भाइयों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और आप फिर वो सोचिए, एक दफा शादियों के बाद उन लड़कों के घरों में भी यही मसाइल होते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ Same. अपनी बीवी के साथ बदतमीजी, ससुराल वालों के साथ बदतमीजी, अपने भाई भाभी उनके साथ, वो लड़के भी फिर उसी तरह हो जाते हैं, वाकया बड़ा लाड प्यार में मशहूर है। बिगड़े हुए। किसी को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया, जी जी। तो उसने कहा कि चोरी बहुत उसने की और फिर मर्डर भी कर दिया। उसने कहा इस कुर्सी पे मेरी माँ को बिठाओ, मुझे नहीं बिठाओ, मुझे सजा मत दो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बिगाड़ा है। हर छोटी चोरी जब मैं करके आता था तो मेरी माँ छुपा लेती थी, और जब मैं किसी को धक्का देता था, किसी को मारता था, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी। तो वो बड़े मशहूर वाक़या है कि उस लड़के ने बैठ के बोला कि इस इलेक्ट्रिक चेयर का मैं हकदार नहीं हूँ, मेरी माँ हकदार है, उसने मुझे बड़ी मेहनत से बिगाड़ा है। ठीक है, तो वो पापा की परी वाले सारे पापा सुन लें कि बच्ची को अगर आप अनट्रेंड रख रहे हैं और फिर एक प्यारा सा नाम दे रहे हैं पापा की परी, तो वो बच्ची जो है वो बेचारी अपना भी जो है वो मसले क्रिएट करेगी, अपने लिए भी उसका मसले, मुस्तकबिल खराब हो। मुस्तकबिल खराब हो। आप क्या कहना मुझे चाहेंगे? तो पहली दफ़ा लग रहा है, हम हमेशा विक्टिम्स देखते हैं तो खुद मसला उठ के आया है, खुद बता रहा है कि मैं जो है आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। सेकेंडली दूसरा ये आपने जो है ना मसला निकाल लिया है जी। तो आधा तो आपका हो चुका इलाज कि आपको पता है कि कहाँ पर आप जो है वो गलत हैं। जी, आप अभी भी इंटाइटल्ड नहीं है जो आप पहले थी, अभी आपको मालूम है कि मसला आप में है, और ये क्योंकि- सब इन्होंने सीखा है ठोकरे बिल्कुल, बट वही कहते हैं ना कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो अब दूसरा ये है कि आप अपने ज़िंदगी में चाहती क्या हैं? मैं वो अपनी ज़िंदगी में चाहती ये हूँ कि ये लेवल मेरे ऊपर से हट जाए, कि मैं ज़ुबान दराज हूँ, मैं ढीठ हूँ। तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके अपने- लिए। exactly. जैसे उन्होंने कहा थेरेपी लेनी पड़ेगी। Therapy- आपको आपकी बीमारी पता चल गई है कि आपकी बॉडी में बीमारी किधर है, अब आपको उसका इलाज करना है ताकि आप एक नॉर्मल शख्स बन जाए। नहीं ना, इतना बड़ा नुकसान हो गया कि 3 साल से तलाक लेके बैठी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई ना, देर नहीं हुई उसकी है, वो जिंदगी देर- पूरी वो उसके ठीक सामने है, है। लेकिन- इससे हाँ। अपने आप को बेहतर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेहतर कर सकती हैं। और दूसरा ये कि इतना अरसा लगा है आपको अपनी छाप बनाने में, तो ये भी मार्जिन रखिएगा कि टाइम लगेगा लोगों को आपकी तरफ से चेंज होने में, वो आपकी मेहनत लगेगी। अगर आप वाकई चाहती हैं कि लोगों का ओपिनियन चेंज हो आपके लिए और वो अपनी ज़िंदगी में आपको जगह दें खुश असलूबी के साथ, आपकी तरफ से पॉजिटिव हों, तो उस पर मेहनत सारी आपकी है अपने ऊपर। क्योंकि अगर आपको अपने रिश्ते निभाने हैं अच्छी तरह, अगर कोई वर्थ है उनकी आपकी ज़िंदगी में कि आप चाहती हैं कि आपकी भाभियाँ भाई बाकी जो भी अब आपकी लाइफ में हैं वो अच्छे से रहें, तो फिर आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलत नहीं हैं तो फिर वॉकआउट करें, अकेले ज़िंदगी गुजारें और फिर कोई रिग्रेट ना रहे। जो फैसला लें वो आप खुद लें। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, वो चाहते हैं अपने आप को सही करना, मगर जैसे उनके हाथ में नहीं होता। अपने गुस्से पे कंट्रोल, अपने तंज ताने, अपनी बिटर ज़बान पे कंट्रोल। उनको पता है कि ये उनके साथ प्रॉब्लम है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सही। पर लेकिन जैसे वो उनकी कंट्रोल में नहीं रहती चीज़, तो उसके लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, माहिरीन बैठे हैं, माहिरीन के पास जाने से कभी भी आपको वो नहीं करना चाहिए, इराज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला है या कुछ है तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास ही जाएंगे ना। आपका कोई कानूनी मसला है तो आप वकील के पास जाएंगे। तो जब आपका जज्बाती मसला है तो आप जो है कि वो पेट के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, वो कहेगा भाई मैं तो फिर भी आपको रेफ़र करूँगा किसी साइकोलॉजिस्ट के। आप जो है वो अपना मसला आप अब उसको बयान करें, क्योंकि आपका मसला तो जज्बाती है। तो फीलिंग्स को समझने वाले और समझ के दुरुस्तगी करने वाले लोग कम हैं। मतलब कि कुल मिला के भी आप लगा लें
तो इतनी पाकिस्तान की आबादी है, 4-5 हज़ार से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट नहीं है। अच्छा, मैंने एक शो 24 करोड़ की आबादी की। मैंने एक शो किया था, तो उसमें एक डाइटिशियन आई थी, न्यूट्रिशनिस्ट आई थी। जी। उन्होंने ये बताया था कि ये वाले लोग जो है ज़्यादा गोश्त खोर, मुर्गन ग़िज़ाएँ ये भी सब खाते हैं। साइंटिफिकली भी जो है जो उनका गुस्सा है वो एग्रीवेट करता है उनकी लाइफस्टाइल से, उनके खाने मतलब एक आपकी हिस्सा। खुराक कैसी है? मेरी खुराक अच्छी है, मीन्स जैसे कि अच्छी की बात नहीं कर रही, वो पूछ रही है। अच्छा, जैसे ये इन्होंने बताया चिकन वगैरह, ये मैं ज़्यादा चीज़ें खाती, फास्ट फूड हो गया, मीन्स जैसे फास्ट फूड पुलाव, ज़्यादा खाती? हाँ जी, बिरयानी, पुलाव, ये चीज़ें मुझे अच्छी बिरयानी और पुलाव तो घर का बना हुआ अच्छी चीज़ है, मगर अगर आप फास्ट फूड बहुत खा रही हैं तो इन चीज़ों में जीएमओज होते हैं और बहुत जो डाइटिशियंस को सही तरह पता होता है, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देती हैं, तो उससे जो है वो गुस्सा आता है। ठंडी ग़िज़ाएँ खाने से गुस्सा कम आता है। जी। गुस्सा मुझे कम कैसे आता है, कभी कभी मैं जब अंदर से खुश होती हूँ तो गुस्सा कम आता है। मैं आप लोगों किस में चीज़ बैठती से हूँ, खुश होती हैं? मैं घूमने फिरने से खुश होती हूँ। हाँ पानी मुक गई। हाँ। मैं अगर घूम फिर लूँ ना तो मैं खुश हो जाती हूँ, फिर मैं सारे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, बैठती भी हूँ, सब कुछ करती। लेकिन जब मुझे कोई गुस्सा आ जाए ना किसी चीज़ पे, मैं कुछ नहीं और देखती। आपको गुस्सा किस चीज़ पर आता है? गुस्सा इस किस चीज़ पर आता है? जिस चीज़ से मुझे रोका जाए मुझे गुस्सा आ जाता है उस चीज़ पे। ओके, ये जायज़ बात से फ्रीडम वर्ड है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कुछ कमाती हैं, जी, अपनी जॉब करती हैं, आप अपना करती हैं, मैं जॉब नहीं करती, मैं घर में बिजनेस करती हूँ छोटा सा। मतलब कुछ भी आप करती हैं, काम करती हैं, तो वही कोई और कुछ ना उससे कुछ। कमा लेती हैं? अच्छा, वो यही पूछना चाह रही बस नॉर्मल गुजारा हो जाता है बस। अच्छा, नहीं कुछ अपने आपकी कोई हॉबीज़ हैं, हॉबीज डिस्ट्रैक्शन है, हेल्दी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में, कुछ प्रोडक्टिव करती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बच्चों से खेलना पसंद है तो स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा ले। जी, मैं सोचती हूँ हैं। कभी चपेड़े लगा लगा के उनके गाल लाल कर देंगे, गुस्सा आएगा तो। पहले तो ना आपको आप खुद गुस्से को में फिगर मारपीट आउट करने की ज़रूरत है बहुत जी, ज़्यादा। मैंने बोला ना, वो कभी मुझे किसी चीज़ पे रोका था तो मैंने चाय का कप फेंक दिया तो उन्होंने तलाक दे दी मुझे। ठीक ठीक। अब बताइए मुझे, अब मैं अबे शौहर पे अगर चाय का और वो भी कप पूरे फेंक खानदान दिया है, के तो सामने। बाकी बच्चों का क्या बनेगा? नहीं नहीं, वो भी पूरे खानदान के सामने ना, लाइक। जी। हो जाता है। हालांकि अब चाय का कप फेंकने में उनका गरम गरम होती, जल गए थे क्या वो तो तलाक क्या मतलब? पहले सही भी है कुछ यार। फेंका होगा आपने उन पे। अच्छा, शौहर ने आपको क्यों नहीं लेकर गए? शौहर क्यों नहीं माहिर नफ्सियात के पास लेके गए? उनको, वो लोग मुझे वैसे ही कहते तुम नफ्सियाती हो, ये जब बात कहते थे ना तो मुझे आग लग जाती थी कि क्यों बोलते। अगर आप ये बताएं कि नफ्सियाती होना जो है वो तो एक इंसान जब उसके ऊपर इमोशंस का दबाव ज़्यादा होगा तो नफ्सियाती हो जाएगा, जब इलाज कराएगा तो नफ्सियाती से ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग बुरा समझते हैं अगर उनको नफ्सियाती बोल दें तो उनके दिल पे कोई और लगती लफ्ज़ है। बोल दें। अब पता नहीं, सोचना पड़ेगा, कुछ बता दे। नफ्सियाती के Substitute। बजाय आप ये कह आप दें अपने कि भाई आपको इमोशंस को चैनलाइज करने का ना कोई तरीका निकालें। आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में ना बिजी रखें कि वो सारी थकावट हो जाए आपको। हाँ। वो जो आपके पास एनर्जी है गुस्से की, वो आप कहीं और चैनलाइज, इनका कहने पकाने का मकसद शौक है तो पकाएं, हाँ, उसमें अपने नई-नई आप को इतना चीज़ें थका try दें करें। कि गुस्सा करने का हाँ। हिम्मत ही नहीं रहा। अब तो मैं रोती हूँ, अब तो मैं रोती हूँ जब अपने घर आ गई डिवोर्स हो गए, भाभियाँ मुझे तो बातें वो सुनाती हैं। इमोशन, आपका गुस्सा वाला इमोशन अब रोने में बदल गया है। अब मैं बहुत रोती हूँ, सारी सारी रात नींद नहीं आती मुझे, इवन कि मेरा मैदा डिस्टर्ब हो गया इस वजह से। मैं बहुत, आपको पता है मुझे इनसे सिंपैथी है, मैं मुझे इनसे हाँ, देखिए वो अपना मसला पहचान रही है हाँ, बिल्कुल। और अगर इलाज कराएं तो ठीक हो जाए। बिल्कुल हो जाए, सही है। बिल्कुल। और इलाज भी इसको मत कहिए, किसी से हेल्प ले ले, थोड़े से नुस्खा समझ लें कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। बिल्कुल। ठीक है, एंगर मैनेजमेंट की एक मॉड्यूल होता है, वो आप पूरा कर लें। कोई नफ्सियाती कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, आप सिर्फ एंगर मैनेजमेंट सीख लें। ठीक बस मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे भाइयों को पता था मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे कैसे पाला है, कैसे रखा है, लेकिन मेरी भाभियाँ कुछ कहती ना मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब मेरे भाई मुझे कुछ कहते ना तो मुझे बहुत तकलीफ। देखिए एक बात बताऊं मैं, जो माँ बाप का दिल है ना वो सिबलिंग्स का दिल नहीं हो सकता। माँ बाप का दिल तो अल्लाह ताला ने बनाया ही कुछ और है। वो अपने बच्चे की हर बुरी अच्छी चीज़ जो है ना वो उस पर पर्दा भी डालते हैं और वो उनको अपनाते हैं। अब देखें ना, वो वाले बच्चे जो स्पेशल होते हैं, माँ बाप उनकी कितनी केयर करते हैं, कितनी केयर करते हैं, कोई और थोड़ी कर सकता है। सो आप कंपेयर कर ही नहीं सकती सिबलिंग्स और माँ बाप को। वो बहुत ही अलग लोग होते हैं जो सिबलिंग बाप बन के शादियाँ करवाते हैं, पालते हैं अपनी बहन को, ऐसे वो अलग ही होते हैं। आपके वालिदैन हयात हैं? अम्मी का इंतकाल हो गया।
और फिर अब्बा भी तो बुजुर्ग हो जाते हैं ना जब, तो फिर उनके हाथ में थोड़ी रहती है इतनी, वो बस से बेचारे कुड़ ही रहे होते हैं अपने बच्ची की ज़िंदगी देख के। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कभी भी ये मत बोले कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बच्चों की हमेशा अच्छी तरबियत करो, उन्हें अच्छा बुरा समझाएं। असल मोहब्बत ही माँ बाप की यही है बेसिकली, कि अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन की तरह, म्याना रवि की तरह पालें और उनकी बुरी चीज़ पर उनको टोकें। बिल्कुल ये मोहब्बत नहीं है। सही जो गलत का पॉपुलर बताएं। पेरेंट्स होते हैं ना, वो रॉन्ग पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स कभी पॉपुलर नहीं होते, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में बच्चे जब ये कहें कि हमारे अब्बू तो ऐसे हैं, हमारी अम्मी तो ऐसी हैं, इसका मतलब है बच्चे सही पल रहे हैं। और अगर वो बेइंतहा तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, हमारी अम्मी तो बहुत अच्छी, इसका मतलब है बच्चों की तरबियत हो ही नहीं रही, ठीक है। क्योंकि ये समझ बाद में आता है, जब आपको खुद अक्ल आती है तो आप अपने माँ बाप के थैंकफुल होते हैं। जितना पॉपुलर पेरेंट होता है वो उतना ही बच्चे को ख़राब करता है। जब आप जब मैं इस एज पे आई हूँ तो मैं बहुत अच्छी बात है। अपनी अम्मा की इतनी कदर करती हूँ कि उस वक्त मैं कहती थी यार अम्मी इतनी सख्त है ये वो, लेकिन अब मैं उठते बैठते उनको थैंक यू करती हूँ कि आपने शुक्र है वो पाबंदी लगाई, आपने शुक्र ये किया। क्योंकि जब आपको अक्ल आती है ना, तभी आपको कदर होती है अपने उन माँ बाप की जिन्होंने आपको सही परवरिश दी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, नाचाकी, इसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग और ख़ुद आप कितने मुतासर होते हैं, आज हम बेसिकली इस पर डिस्कशन करें। सबीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सबीन, क्या सिचुएशन शेयर करना चाहेंगे? वालेकुम जी, मेरी ना शादी जो है मेरे तायाजाद से फ़िक्स हुई थी। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि मेरे तायाजाद किसी और में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने किसी और से लव मैरिज कर ली। अच्छा। तो जो उनके छोटे भाई थे उनसे मेरी शादी हो गई, जबकि वो मुझसे 1 साल छोटे थे, लेकिन वो फैमिली ने कर दी। अब ये है कि रहते हम साथ ही हैं, जॉइंट फैमिली है। जब भी मैं उनको कभी अपने एक्स फियांसी को देखती हूँ ना, उनके साथ खुश हैं वो सब, मेरे अंदर वो गुस्सा रह गया है। इन्होंने, इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, कभी उन्होंने मुझे जताया नहीं कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह शादी की है। लेकिन मैं इतने गुस्से में रहती हूँ, जब भी मैं कभी उनको देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड पे गुस्से पे आ जाती हूँ, क्योंकि बस मुझे ये दिमाग में चल रहा होता है कि ये बंदा मेरे हस्बैंड की जगह पे होना था, ये इसने मुझे रिजेक्ट किया है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सब्र तहम्मुल वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से इतना टाइम उन्होंने दिया कि शायद मैं सही हो जाऊं। लेकिन मुझे कभी ख़ुद भी रियलाइज़ होता है कि मैं वाकई गलत करती हूँ, कि मैं इतना गुस्सा करती हूँ। इसकी जगह शायद कोई और होता तो वो मुझे अब तक छोड़ चुका होता। लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे बहुत कोशिश करते हैं कि मैं हल्की हो जाऊँ। मुझे बहुत जो है ना, मतलब गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि जब मैं उनको कभी घूमते हुए देख रही हूँ, कभी उनको अच्छी लाइफ गुजारते, मैं कई दफ़ा ये रियलाइज़ भी किया कि यार वो तो अपनी दुनिया में मगन है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर मैं क्यों अपना गुस्सा नहीं ख़त्म कर पा रही। मुझे कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरा गुस्सा मेरी आदत बन गई है, कि ये गुस्सा जो है ना, और मैं किसी पे नहीं निकालती, मैं निकालती हूँ हस्बैंड पे। मुझे ये होता है कि अरे इसकी जगह तो उस बंदे ने होना था। आप लोग साथ रहते हैं? साथ है हमारे, अलग नहीं रह सकते? नहीं, ये आप देखें ना, जब रिश्ता उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे ताया और मेरे अब्बू ने ये किया कि नहीं, इनको हमारा रिश्ता जुड़ा रहे, तो उन्होंने छोटे से कर दी मेरी शादी। लेकिन जो आपकी सिचुएशन है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको साथ एक छत के नीचे उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे उसकी वजह से आपके मियाँ के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। यही चीज़, क्योंकि मेरे ससुराल से किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन जहाँ उस बंदे की बात आती है, मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ। और मैं काफ़ी कोशिश भी की अपने आप को चेंज करने की, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। कितना अरसा हो गया शादी को? तकरीबन 15 साल होने वाले हैं। बच्चे हैं? हैं? मेरे बच्चे भी हैं जी। सब कुछ सही चल रहा होता है। जहाँ कहीं उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट देखती हूँ, कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे ना जेलसी होती है। जलन है ये मेरे अंदर की, और ये गुस्सा है। और शायद मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर ये शादी के लिए राज़ी नहीं होते ना मेरे हस्बैंड, तो शायद मेरे घर वाले इससे ज़बरदस्ती मुझे राज़ी कर लेते, मतलब मेरे एक्स फियांसी को। लेकिन इन्होंने मुझे जो है ना, इन्होंने मुझसे शादी करके मुझ पे वो कर दिया कि अब तो मैं इन्हीं पे गुस्सा उतारूँ, क्योंकि हस्बैंड की जगह किसी और को मैं वो नहीं कर सकती ना, और मैं ना किसी और पे गुस्सा उतारती हूँ। कभी कभी मुझे खुद भी डर लगता है। मैं 1-2 दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को संभालूँ, लेकिन फिर वही सीन हो जाता है, फिर वो सामने आ जाते हैं, फिर गुस्सा भी आता है, और सारा गुस्सा मेरा हस्बैंड पे।
तो वो मुझसे ये कहते हैं कि बच्चों पे भी निकलता है? बच्चों पे नहीं। मैं कहा ना, सिर्फ एक मेरा बस उस जगह आता है कि ये हस्बैंड मेरा, इसकी जगह इसको होना था, या तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अभी तक इस चीज़ को कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, और वो गुस्सा मैं अपने हस्बैंड में निकाल रही होती हूँ। देखिए वो तो दिन में कई मर्तबा सामने आएंगे, खाने के वक्त सामने आएंगे, आते जाते अगर आप एक ही घर में रह रही हैं तो क्या हर दफ़ा ये होता है या कभी कभार? जब कभी उनको किसी अच्छी इसमें मूवमेंट में देखती हूँ ना, दोनों कपल जो होता है ना, कि वो उस खुश है, बंदे को खुश देख के बीवी के साथ इनको गुस्सा आता है इनको jealousy। कि काश ये मैं इस जगह होती और ये मेरे साथ होते तो ये खुशियाँ मेरे पास हो। हालांकि मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो जो रिजेक्शन है ना, वो मेरे अंदर की और फ्रस्ट्रेशन वो है। रिजेक्शन तभी तो साथ रह रहे हैं ना, वो जख्म हरा हुए जा रहा है, वो पूरी नहीं हो पा रहा, वो हील ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो चीज़ सामने ही है। कभी कभार होते हैं ना वक्त बड़ा मरहम होता है, मगर वक्त तब मरहम होता है ना जब आमना सामना नहीं हो। अब वो उनको खुश होते हुए या उनके रोमांस को घर में ही देख रहे होंगे। मगर यहाँ पर इनके अपने शौहर अच्छे हैं, बात जो है ना ये तान यहाँ आके टूट रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त। अगर अच्छे ना होते अपने शौहर तो ठीक है, तब तो एक नेचुरल सी बात है। इंसान की फितरत नहीं है वो तो अच्छी कि जो उसको इनको नहीं मिला closure उसकी ना कदर मिला। होती साथ है। बहुत इनको अच्छा क्लोजर है। ना मिला लेकिन उनकी इसके तरफ से। बावजूद इनका तरीक़ेकार अपने शौहर के साथ ठीक नहीं। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो ये अपने शौहर के निकाह में है तो इनको अपनी पूरी तवज्जो अपने शौहर की तरफ देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। जिस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, जिस बंदे ने शादी नहीं की, लव मैरिज कर ली, तो मेरा ख्याल है अब इनको पूरी तवज्जो, ये बता रही इतने साल हो गए। और कल को अगर वो आपके प्यार साथ किसी और से करते और शादी इनसे कर लेते तो कितना धोखा इनकी होता, जिंदगी इनके तो आपके रुइन साथ हो धोखा जाती। होता। उन्होंने तो सही किया आपके साथ कि आपसे प्यार नहीं था तो आपसे शादी भी नहीं की दबाव में आ उन्होंने धोखा नहीं दिया कि शादी करके फिर कोई और शादी करते, हाँ। धोखा नहीं दिया, साफ कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता। जी। तो जिस बंदे ने फिर कबूल किया कि मेरे बड़े भाई की मंगेतर है, मेरे भाई ने नहीं किया, उन्होंने अपने बाप का कहना मान के इनको कबूल किया, इनसे शादी कर ली, तो इनको उस निकाह का, अपने शौहर का बहुत एहतराम करना चाहिए। और वो बेचारी मजबूर हैं अपने जज्बात के हाथों, वरना उनको पता है दिस ऐसे इज मामले में रॉन्ग। जज्बात को कब आप बताएं, ये जज्बात कैसे, क्योंकि आप ही बता सकती हैं ये हल इनको। देखिए जो इंसान का माइंडसेट होता है ना वो खुद बनाता है, ठीक है, और वो उस वक्त बनाता है जिस वक्त तकलीफ़ में नहीं होता। यानी सारा वक्त तो उनको कोई कामयाबियाँ नहीं मिल रही, सारा वक्त तो वो आपके सामने नहीं आ रहे, ठीक है, तो जिस वक्त वो आपके सामने नहीं आ रहे, आप उस वक्त बैठ के अपना माइंडसेट बनाएंगी लिख के। माइंडसेट लिख के बनाया जाता है। ख्यालों ही ख्यालों में, ख्यालात तो देखें, ख्यालात की कोई शक्ल होती है या ख्यालात को हम कभी छू सकते हैं? कभी भी नहीं, ठीक है ना, हम ख्यालात को देख सकते हैं। हमारा वही ख्याल जो दिमाग में हमारे बिल्कुल एक चक्कर चला रहा होता है, जब हम उस ख्याल को लिख लेते हैं तो वो टेंजिबल बन जाता है, वो हमें नज़र आ रहा होता है। सही है, हमें सबसे पहले आप अपनी सोचों को लिखना शुरू कर दें। एक किताब लें, उसमें अपनी सोचों को लिखें। जब आप अपनी सोच को पकड़ी गई किताब तो वाट लग जाएगी इनकी। मैं छोटी सी एक बात कहूँ, मैं पहले डायरी लिखती थी जी, जब मेरी शादी, डायरी लिखना और जो डायरी सोचें लिखना है ना वो, लिखती जी थी सारी, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं बाकायदा कि तुमने मेरे साथ ये किया, मैं सब लिखती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने भी वो डायरी पढ़ी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी मुझे रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो तुम्हारी भड़ास थी, तुमने निकाल ली, अब तुम नॉर्मल हो जाओ। जी। मैं नॉर्मल होती हूँ, कुछ दिनों बाद फिर कुछ ऐसा देख, आपको उनसे मोहब्बत है अभी तक? मुझे खुद समझ नहीं आता मोहब्बत है, मुझे ऐसा लगता है शौहर कि से मुझे मोहब्बत मेरे नहीं अंदर है। ना नहीं, शौहर से नहीं, शौहर से मोहब्बत नहीं है, इन वो शौहर की मोहब्बत इनसे है। मतलब एक डायरी पढ़ के भी उन्होंने कहा चलो भड़ास निकाल ली, चलो अच्छा हुआ, वो फिर भी अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए अगर ऐसा मामला था ना कि वो जो रिश्ता टूट गया, इनको फिर उसके छोटे भाई से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये कह देती कि नहीं मैं उस घर में ही नहीं जाती, या तो ये कर आपने इनकार किया था उस वक्त? नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, मैं गुस्से में, मुझे ऐसा लगता है मैंने गुस्से में शायद छोटे भाई से शादी की है कि अब तुमने मुझे रिजेक्ट किया। ये बताइए कि जितना अरसा आपकी मंगनी रही, जी। तो क्या वो मोहब्बत की पींगे आपके साथ नहीं, चढ़ाते? हमारी अरेंज थी, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हमारे जैसे होता है वो कजन्स में मंगनी भी के बाद involvement उन्होंने होती मोहब्बत है। का इजहार बहुत किया आपसे?
नहीं मैं बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने ना उनको और कितना अरसा मंगनी रही थी? 2 साल हमारी मंगनी रही है। और उस 2 साल उन्होंने कोई बात नहीं की? नहीं, उन्होंने ऐसा, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बस जैसे घर में होता था ना कि फैमिली ने बिठा दिया, चलो जी तुम दोनों फियांसी हो, बैठ जाओ, तस्वीर खिंचवा लो, ये होता था। उस टाइम इतना ज़्यादा था भी नहीं, तो हम कर लेते थे। और आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे कि मेरा मंगेतर मुझे इतना पसंद तवज्जो नहीं कर देता रहा? मुझे। नहीं, उन्होंने कोई इस तरह से ना मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया ना नेगेटिव। अच्छा। वो नॉर्मल रहते थे, जैसे उनके involve parents होती से कह गई ना। दिया। बस ये है कि जब शादी से कुछ टाइम पहले ना उन्होंने घर वालों से ये बात कही कि मैंने करनी नहीं है। ठीक। ऐसे रिश्ता चला रहा था और मैं बाद में ये चीज़ करता तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा घर में हंगामा होता। मैं जिसमें तो इन्वॉल्व मोहसिन साहब जो बात कह रहे हैं ना कि अगर वो आपको बताते शादी के बाद, फ़र्ज़ कीजिए, और 1 साल बाद कहते मुझे तो इस औरत को छोड़ना ही, ठीक है, तो घर वाले तो फिर भी कहते हैं कि भाई अब जब इसका बिल्कुल दिल ही नहीं है तो फिर आप पे क्या गुजरती। आप सिर्फ कंपेयर करें 2 सिचुएशंस को कि वो आपसे शादी कर लेते, ठीक है, क्योंकि देखिए मोहब्बत जो है वो पिस्तौल रख के तो नहीं कराई जाती। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ एक बहुत खतरनाक करंट इशू आजकल चल रहा है जी। बहुत ज़्यादा। वो यही है कि एक शादीशुदा बंदे के साथ एक अगर खातून की कोई दोस्ती है या कोई अच्छा ताल्लुक है, वो मजबूर कर रही थी उसके शौहर को कि अपनी पहली बीवी को छोड़ मैं फिर शादी करूँगी। अच्छा। अगर इनके साथ ये होता कि अगर वो इनसे शादी कर लेता तो वो जिससे शादी करना चाह रहा है और वो ये कहती कि अपनी बीवी को छोड़ो मैं फिर तुमसे शादी वो यही तो बात कर रही हैं। तो फिर भी तो इनके साथ धोखा, जी। या इनके होते हुए वो दूसरी होती फिर भी धोखा। देखिए अगर ये बुरा ना मनाएं तो मैं जो बात सच्ची है आपको बताऊं कि हर इंसान के अंदर फॉरगिव मतलब माफ़ करने का एक मादा मौजूद होता है, ठीक है। हर इंसान के अंदर माफ़ करने का भी मादा मौजूद है और बदला लेने का भी मादा मौजूद है, ठीक है। बदला आप जायज़ बदला ले लेना एक मर्तबा जो है उसकी कोई मुमानियत नहीं है कि किसी ने आपको कुछ कहा आपने भी आगे से जवाब में कह दिया, ठीक है, मगर बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपको बदला लेने की इजाज़त है मगर वो फिर बढ़ा हुआ बिल्कुल ना हो। मगर वहीं पर कहा गया है कि जो माफ़ करना है वो उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अब आपके अंदर जो बदला लेने की जो एक मादा है वो ख़त्म नहीं होके दे रहा, ठीक। और आप क्या आप ऐसा आपको लगता है कि आप ऐसा क्या करें तो आपको लगे कि अब मैंने बदला ले लिया, ऐसा क्या करें आप? मुझे खुद समझ नहीं आता। नहीं समझ आया? दफ़ा फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, खुश रहें और जब वो सामने आए तो आप अपने शौहर की और ख़िदमत करें और खुश हों, ये भी तो एक बदला ही है। बहुत ही खूबसूरत बात की। वो शौहर ये कहेगा कि ये मेरे बगैर कितनी खुश है, ये ठीक है, आपका वो जो बदला लेने का मादा है वो भी पूरा हो जाएगा और बड़ी खूबसूरती से पूरा हो इनका शादी करने का मकसद भी यही था कि देखिए उस मैं घर में जाऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे जी। अगर ये अपने शौहर के साथ खुश हैं या कुछ भी कर रही हैं, उनकी मोहब्बत का झुकाव इनकी तरफ था ही नहीं। उन ये तड़प रही हैं, ये मुश्किल में रह रही हैं, अगर ये खुश रहेंगी उनको कोई असर नहीं पड़ेगा मैं क्योंकि यहाँ वो पे तो two अपनी cents ज़िंदगी दूँ। में प्लीज़ जी प्लीज़ जी प्लीज प्लीज। मुझे लगता है कि आपकी जंग अपने आप से, हाँ। ना यहाँ आपके जेठ एग्जैक्टली उन्होंने कुछ गलत किया, बिल्कुल ना आपके शौहर इस चीज़ के हकदार हैं कि वो ये सब सहें। हाँ फिर आगे जाके obviously का जब कोई आपके कसूर बच्चे बड़े होंगे वो भी इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि शिफ्ट होगा आपका ये। आप बदला तो आई वोंट से, मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं करूँगी, बदला तो हटा दे क्योंकि उस बंदे ने आपको ना झूठे वादे दिए, हाँ। ना आपके साथ कोई उन्होंने हैंकी पैंकी ना किया कि पिंगे आप- बढ़ाए, कुछ भी ना नहीं, कोई बिल्कुल। फायदा तो उठाया। बदला तो बनता ही नहीं। हाँ दूसरा जो माफ़ करने वाली बात, सबसे पहले आप खुद को माफ़ करें क्योंकि जंग आपकी अपने आप से। आपने एक इंसान को ऐसे पेडिस्टल पे बिठा दिया था उन 2 साल में, वो वहाँ बैठना ही नहीं चाह रहा था। तो आपका जो जंग है ना वो अपने आप से है कि मैंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी, मैंने उसके साथ ज़िंदगी की पूरी आगे फ्यूचर प्लान कर लिया और वो तो किसी और के साथ प्लान कर रहा था। तो वो जो जंग है ना आपकी, वो आपके खुद से सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा, सबको छोड़। और सेल्फ हीलिंग कैसे हो सकती है? सेल्फ फीलिंग ऐसी हो सकती है कि पहले तो अपने आप को टटोलें। आपका जो अंदर जो चल रहा है ना
उसको आप ठंडा करें और अपने आप को माफ़ करें सबसे पहले, क्योंकि आप अभी तक उससे निकली नहीं कि यार इस इंसान से मैंने प्यार किया और इसने मुझे धोखा दे दिया। उसमें उसका कोई कसूर ही नहीं है, सब आपके इमोशन सारे आपकी तरफ से गए, तो वो आप ही की जंग है अपने अंदर। और अरेंज मैरिज होती है कभी कभार, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर और बर्डन डाल देते बिल्कुल। हैं कि दूसरा इज्जत के मामले में या उससे बोल नहीं पाता, तो उसने आपकी ज़िंदगी बचाई, उस आदमी ने आपकी ज़िंदगी तबाह होने से बचाई। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता और आपसे शादी कर लेता अपने माँ बाप के दबाव में, तो आप सोचें आपकी ज़िंदगी कितनी मिजरेबल हो सकती थी। क्योंकि जो फिर इस तरह होते हैं ना जो टॉक्सिक रिलेशन, तो फिर कभी कभार अगर आदमी बुरा होता है तो वो तलाक आपको देता, खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ करता अपने घर वालों के आगे गंदा करके कि देखिए ये तो इस काबिल ही नहीं थी, और दूसरी जो आपने बड़ी इसको मेरी बीवी दूसरी बड़ी बना बात, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें। वो एक इंसान छूटा है आपकी ज़िंदगी से, तो उसके बदले आपको क्या क्या मिल गया। आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें ताकि आपका वहाँ से दिमाग ही हटे। तो वो चीज़ के लिए आपको एक तो शुक्रगुजारी, वही जो भी आपकी शौहर है, आपके अपनी सेहत, आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं। आपका शौहर कमाने वाला है, आपको इज्जत देने वाला है, आपको औलाद से अल्लाह ताला ने नवाजा है, उसे आपको डायरी घर पढ़ने दिया के है, बाद भी कुछ नहीं कहा, आप सिक्योर हैं। तो ये चीज़ों की ब्लेसिंग जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सास ससुर प्यार करने वाले हैं। मैं वक्ती तौर पे डर गई थी जब डायरी उन्होंने पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि अब कोई रिएक्शन आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने दिमाग में जो एक वो बना लिया था ना इमेज उस इंसान का, कि इसके साथ मैं जो है ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, मैं सब निछावर कर दूंगी इस पे, वहाँ से वो मिला नहीं। और जब उन्होंने फैसला सुनाया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, उनसे आपका कोई भी इंटरेक्शन हुआ था? उन्होंने आपको आके कहा था कुछ? नहीं, मुझसे नहीं कहा, उन्होंने घर वालों से कहा, और घर वालों और वो बिल्कुल ठंडे हो गए कह के, उन्होंने कहा भाई मैंने तो करनी ही नहीं है। तो मैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अब तक ना क्लोजर की उसमें, कि मुझे उस इंसान से क्लोजर नहीं मिला, उस इंसान ने मुझे नहीं आके कहा। क्या वो एक्सक्यूज करता है एक्चुअली? हाँ, वो आके एक्सक्यूज इनको भी करना चाहिए लेकिन था, वो क्लोजर आपको मिलेगा भी basically। नहीं। अब वो करता क्या नहीं करता, लेकिन अगर आप अभी तक उस वैलिडेशन में बैठी हैं ना, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप गलत राह पर जा रही हैं, आप अपनी बर्बादी कर रही हैं। वो दरवाज़ा बंद कर दें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिल्किस क्या शेयर करेंगी? मुझे मेरी शादी हुई मेरे शौहर से, तो उनका गुस्सा बहुत तेज़ था, शुरू से ही तेज़ था। लेकिन मैं दरगुजर करती थी कि चलें, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा उनका वो हो गया कि फिर मैं भी चीखने लगी, बदतमीज़ी पे उतर आई, बराबर से लड़ने लगी। तो वो मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी जब बेटी बड़ी होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे शौहर ने कोई इसका लिया ही नहीं असर। वो वही लड़ना झगड़ना एज के साथ, अब मेरी एज है, उनकी भी एज थी, अब एज के साथ साथ ऐसा होने लगा कि इतना गुस्सा करने लगे कि जो चीज़ हाथ में होती थी मुझे मार देते थे, खींच के हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं। उसका असर मेरी बेटी पे ये पड़ा कि अब मेरी बेटी 20 साल की है, वो कहती मैं शादी नहीं करूँगी, इसलिए कि मुझे मम्मा जैसे आप जहन्नुम में, मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मैं नहीं शादी करूँगी। इसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतना समझाती, मैंने शौहर से बात की, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें ये असर हुआ है इसका, तो कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता, और क्या, बस ऐसे करके ना उन्होंने, यानी कि बस कुछ ऐसा जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया कि जिससे मैं कुछ मुतमईन होती। अब मैं इसकी वजह से मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। छोटी वाली बेटी है मेरी, वो दोस्तों में जा रही है, अपनी अलग अलग अपनी दोस्तियाँ बना रही है, सब कर रही है। ज़ाहिर है घर का माहौल इतना ख़राब हुआ हुआ है, तो वो किस तरह से हमारे साथ बैठेगी, बात करेगी। लेकिन मेरे शौहर का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से मैं भी एक ज़बान दराज की तरह हो गई, मैं भी कब तक बर्दाश्त करती। तो घर का इस तरह से माहौल मेरा जो है ना बहुत ख़राब हुआ है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मेरी बेटियों का क्या होगा। लेकिन मेरे शौहर अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अब तो इतना गुस्सा हो गया है कि हर चीज़ उठा के मुझे मार देते हैं, हाथ उठाते हैं बच्चियों के सामने। यहाँ तक कि मेरे घर में दावत हो रही है, सारे मेहमान आए हुए, मैं बैठी हुई हूँ, कोई चीज़ की कमी हो तो मुझे वहीं पे शुरू हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं किया तुमने, अब ज़रा थोड़ा सा हो जाए, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, मैं मुँह से कुछ बोलती नहीं हूँ कि मेरी अपनी बेइज्जती होगी, लेकिन वो नहीं बाज आते, ये करते हैं मेरे साथ। अब आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रिटायर्ड हैं आपके हस्बैंड? घर पर ही होते? जी, काम वाम नहीं करते? एक करियाना की शॉप है उनकी, उस पर जाते हैं। तो वो मतलब अब काम उनका कम हो गया, पहले मसरूफियत ज़्यादा थी, अब मसरूफ़ नहीं रहते? नहीं, ऐसे ही था शुरू तो से। शुरू से ही ऐसे, शुरू से ही ऐसे थे, अगर जब आप से देखें इस तरह के जो घराने होते हैं जिसमें
एक टॉक्सिक आदमी होता है वो पूरे घर को टॉक्सिक कर देता है। आपकी 2 बेटियां? मेरी 2 बेटियां। अच्छा, और बाप का बेटियों के साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छा नहीं नहीं है? नहीं, वो तो खुद ज़ाहिर चिढ़ती है, मुझे ही कहती थी मम्मा आप ही खामोश हो जाए। अच्छा वो आप लोगों ये के साथ देखिए, ये ऐसे बड़ा है? अच्छा जुमला इन्होंने बोला है। कह रही है बेटियां मुझे कहती हैं अम्मा आप ही खामोश हो जाएं। ये एक अच्छा जुमला है। देखिए, आप ताली अगर बजाना चाहें और मैं कहूँ कि आप एक हाथ से ताली बजा के दिखाएं तो आप बजा पाएंगी? नहीं बजा पाएंगी ना। तो आप अगर आप उनका मिजाज समझें कि उनका जो जो गलत मिजाज है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मगर इंसान जो है वो अपना घर का जब माहौल देखता है, अगर सिर्फ एक शख्स चीखेगा तो अब ठीक है, वो बोल रहा है, कुछ कह रहा है आपको, और आप अक्लमंदी का मुजाहिरा करके, मैं इस वक्त सब्र या जबर की बात नहीं कर रही हूँ, आप अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए आगे से जवाब ना दें। अच्छा, एक शख्स कितनी देर बोलेगा? ठीक है, बोल बोल के एंड में खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि जवाब तो आया नहीं कोई। सही है। और जो सुनने वाला है उसको कतई तौर पे पता चल जाएगा कि दोनों में से दुरुस्त कौन है, गलत कौन है। सही है। बाज़ चीज़ें होती हैं उनका जवाब दिया जाता है, बाज़ चीज़ें इतनी बेतुकी होती हैं जो दूसरा शख्स कह रहा होता है, इतनी बेतुकी कि वो जवाब के भी लायक नहीं होती। ठीक, तो ये ज़रा सा अपने आप को समझाइएगा और बताइएगा भी कि क्या कभी ऐसी बात भी करते हैं जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, या हकीकत होती है, ये बताइए। नहीं, कोई मिसाल दे के बताइए। तो मैं शुरू से मैं दबके ही रही, मैं नहीं जवाब देती, लेकिन कब तक? ज़ाहिर मैं भी नहीं, नफ्सियाती। मेरा मतलब है कि जिस बातों का आप जवाब नहीं देती थी वो सवाल क्या होता था? वो अक्सर ऐसा तो होता था कि कोई पड़ोसन आई है मेरे पास मिलने के लिए, कोई इतनी सी बात है, और वो किसी काम के लिए आई है, अब वो मेरे पीछे लगे रहते थे कि क्यों आई है, ठीक है, क्या लेने आई थी, क्या कहने आई थी। कुछ नहीं, मेरे पास नहीं क्या लेने आई थी, बताओ तुमने छुप के इसको क्या दिया है, क्या लिया है, ऐसी छोटी छोटी बातें। अच्छा, तो इसका मतलब है शक की बीमारी है, शक है मुझे उनको। समझ में नहीं, आता था क्या। किसी को जो है ना वो होता है ना तो लेना। पिंच करना, जी, उसको कोई और- बहाना और चाहिए कोई होता बात बताइए जिस पे झगड़ा बहुत बार बार उसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बताइए। अब जैसे मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, जी, अब वो देख रहे हैं ये वाला सूट क्यों किया है, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, अच्छा चले दूसरा कर देती हूँ। कभी कोई ज़रा सा कुछ भी कोई मसला है, घर में खाने का मसला है, तो ये हरा धनिया क्या होता है, हरा धनिया क्यों नहीं डाला तुमने सालन में, तो था नहीं, मैं लेके नहीं आई, ये था नहीं, क्यों नहीं डाला तुमने सालन में। ये छोटी छोटी इस बातों पे इतना। अच्छा, जब वो कह रहे हैं क्यों नहीं डाला तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने ही बोला, मैंने कहा कि वो ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन इतनी सी ये बात तो आपका मुनासिब जवाब है। हाँ, इतनी सी बात पे बस वो ऐसे नहीं पकता खाना, ये नहीं होता, तुमने यूँ कर दिया, उनको बस पता नहीं क्या। अच्छा, क्या- एक बात आप बताएंगी, क्या वो अपनी अम्मी बहनों जो बाकी है उनके घर वाले हैं उनके साथ भी ऐसे ही? सबके साथ। यानी उनकी नेचर ही नेचर बचपन ही से है। ऐसी आपने कभी अपनी सास या नंदों से पूछा कि बचपन से ही वो ऐसे ही नेचर के हैं? मैंने कभी 1-2 दफ़ा बात करने की कोशिश की हाँ। है, तो वो कभी तो कोई ऐसा जवाब उन्होंने मुझे दिया नहीं। कभी तो कहती थी हाँ ये शुरू बेटा से है ना वो, इसलिए शुरू से ऐसी, कभी कहती थी नहीं पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं तो जब से शादी होके आई हूँ, जब से मैंने अच्छा, ऐसे ही बच्चियों को भी इसी तरह टोकते हैं, बहुत छोटी देखा। बात बिल्कुल पे? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। कोई बात उनकी सही भी होती है कभी, मतलब हाँ, कई दफा टोकने टाकने में कोई यानी कि सही 100 बात को बातों भी में से इंसान एक पॉइंट बात, आउट, 100 बातों में से एक बात जो होती है वो। अच्छा, कोई सही बात भी पॉइंट आउट करते हाँ हैं? हाँ हाँ। ठीक है। खाली वैसे उनका मिजाज बन गया है, चिड़चिड़ापन और हम बात बात हम पे लोगों रोक- को लेबल भी लगा देते ना, अरे ये गुस्से वाला, ये तो है ही ऐसा, यही। तो वो खुद शख्स भी समझने लगता है कि अच्छा भाई मुझे तो एक लेबल अच्छा, पैसों के मैं मामले हूँ में भी गुस्से वाला, कंजूस है, हाँ। मैं हूँ ही चिड़चिड़ा, मैं वो पैसों के मामले में भी कंजूस है, कभी कभी आपको पूरा खर्चा नहीं देते। खर्चा देते हैं लेकिन हिसाब रखते हैं। अच्छा डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे इनके हस्बैंड हैं, हर बात में टोक करने वाले, हर बात में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जी, सो उन लोगों को टैकल कैसे करें? कभी कभार उनको तो हेल्प की ज़रूरत है, वो तो जाएंगे नहीं हेल्प लेने, तो आप उनकी हेल्प करें कि उन लोगों के साथ जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके साथ ज़िंदगी रिश्ता ख़त्म भी नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट नहीं है या वो नहीं वो बोझ माशरे में उठा सकती कि लेबल लगा लें डिवोर्सी का, तो ये टैकल कैसे करें? देखिए इतनी छोटी सी बात पे हमें अव्वल तो डिवोर्स का जिक्र ही नहीं करना मैं चाहिए, है ना? बात कर रही हूँ ना कि क्योंकि देखिए उनका- उनकी तो मिजाज ऐसा टॉक्सिक है कि 60 सारी से जिंदगी गुजर 70% गई। मर्दों का ऐसा मिजाज है, इस तरह का वो सिलसिला इसीलिए है। कह रही है कि आप मैं ये कह रही हूँ कि उनसे रिश्ता भी नहीं खत्म किया जा नहीं, सकता बिल्कुल इन नहीं। बातों पर, तो उन लोगों को टैकल कैसे करें? टैकल ऐसे किया जाता है कि
इंतज़ार किया जाता है कि वो अच्छे मूड में आए। कभी तो अच्छे मूड में आते होंगे, है ना? कभी कोई 1 घंटा ऐसा गुजरता होगा या 2 घंटे जब चिड़चिड़े ना हो, सही? तो उस टाइम पर ट्रेनिंग हो सकती है, सही है? अब आप ये देखिए कि आपने सर्कस में कभी शेर देखा है? आप शेर को कहते हैं उठ जाओ, वो खड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं सिट डाउन, वो बैठ जाता है। तो जब शेर जैसी चीज़ को इंसान में सलाहियत है कि ट्रेन कर ले, ठीक है? तो इंसान क्या चीज़ है? पहली बात तो आप वो खौफ निकालें दिल से कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अनट्रेनेबल, ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रेनेबल एंड एट एनी एज ऑफ लाइफ, कोई भी ज़िंदगी का दौर हो, कितना भी कोई इंसान ना हो, अगर उसके बीच में हमें हमारे अंदर सलाहियत हो कि हम चेंज लाएं तो चेंज आता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, इंसान इतना ढीठ नहीं है कि वो बिल्कुल ना बदले। और अपनी औलाद से तो हर एक को प्यार होता है, और औलाद पैदा करके देने वाली जो बीवी है उससे भी प्यार होता है, ठीक है? तो जब हम कोई लेबल लगा लेते हैं ना कि ये शख्स ऐसा है, तो हमें एक्चुअली उसकी अच्छाई में से भी बुराई दिखती है, ठीक है? अच्छा, अब बात यह है कि वो आके जो टोक रहे हैं, तो बेसिकली टोकने में वो चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। मसलन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमसाइयाँ आती हैं और कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ गलत बात भी कोई पट्टी पढ़ा जाती है, ठीक है? मसलन कह जाती हैं, ओहो देखो तुम्हारा शौहर कैसा है। लोगों में भी तो चैन नहीं होता ना, वो दूसरे के घर को चलता बसता नहीं देख सकते, ठीक? तो वहाँ पे मैं ये समझूंगी कि आपके शौहर ने अगर ये बात पूछी, मगर अभी जो आपने बात पूछी जर्नलाइज्ड, तो जिस टाइम पर उनका मूड अच्छा हो उस टाइम पर आप उनके साथ थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ा ताल्लुक़ पैदा करें और उस टाइम पे उनको बताएं कि बहुत सी चीज़ें जो आप कहते हैं ना वो बड़ी दुरुस्त होती हैं, बड़ी मुनासिब होती हैं, मगर आप अपना लहजा अच्छा रखा करें। आप लहजा अच्छा रखेंगे तो मुझे बात समझ भी आएगी और मैं आगे से मैं भी उसी लहजे में बात करूँगी, ठीक है? मगर ये बात की जाती है जब मौसम अच्छा हो, ठीक है? जब देखिए हमेशा कंस्ट्रक्शन कब की जाती है? जब मौसम अच्छा होता है। किसी शख्स ने कभी बारिशों में शुरू किया काम के, चले आज हम जो है दीवार उठानी है घर की, बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब हम करें? नहीं, हमेशा अच्छे मौसम का इंतज़ार करते हैं। और ऐसे मर्दों का एक मसला वो भी होता है कि अगर उनकी पसंद का खाना, उनकी पसंद की कोई चीज़ बना के रख लेना, ताकि वो अगर अच्छे मूड में है तो फिर बात शुरू की जाती है। और वो अगर आपके साथ कोई नेकी करें या भलाई करें, गलती से भी कर लें, अव्वल तो देखिए कोई इंसान 100% तो बुरा नहीं होता, कोई तो वो नेकी करता है, तो उस नेकी को अप्रिशिएट करें। आप जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी वो अमल जो है वो बढ़ेगा। जिस अमल को अप्रिशिएट करेंगी, छोटा सा बच्चा है वो कोई अच्छा काम करता है, मसलन कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया, तो हम उसको कहते हैं गुड जॉब। अब वो उस गुड जॉब के लिए दोबारा वही करेगा, ठीक है? तो उसमें एक ये हर इंसान को सताइश की ज़रूरत होती है, तारीफ़ की ज़रूरत होती है, सही है? इस मामले पे ठीक है, आप कह सकती हैं कि मेरे साथ वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मगर असल में मसला उनका है ना, वो आपको समझ आ गई है कि मसला है उनके साथ और वो अपने मसले में थोड़े से बेबस है। जैसे शुरू में एक खातून आई थी, कह रही थी मुझे गुस्सा बहुत आता है मगर मैं बेबस हूँ, क्या करूँ, ठीक है? तो कुछ लोग उनको ये चीख चिल्ला के वो दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। डॉक्टर नौशीन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही बर्ताव अगर सास होती हैं जी, अगर उनके अंदर ये चीज़ होती है और अगर उनकी 4 बहुएं हैं जो सबसे ज़्यादा दबने वाली बहू होती है, हमेशा उसी को दबाया जाता है, तो कभी कभार, अब तो इनकी तो एज गुजर गई, लेकिन जो बच्चियाँ हमें देख रही हैं, अगर आप उस वक्त बाउंड्रीज सेट नहीं करते, आपका मियाँ आपको गलत बात पे भी टोक रहा है, सही बात पे भी टोक रहा है, हर वक्त टोक रहा है और आप दबती जा रही हैं, सारी ज़िंदगी दबती रही हैं, तो फिर उसकी तो एक आदत बन जाएगी और फिर वो बच्ची अपनी पूरी ज़िंदगी रुइन करेगी, उसको ये लेवरेज देके कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा बाहर का भी होगा तो आओ मुझ पे निकाल लो, तुम्हें जो कैथारसिस करना होगा, मुझे पंचिंग बैग बना दो जी, जो तुम्हें तो नहीं, तो बाउंड्री सेटिंग तो बाउंड्री सेट करना, मगर इनकी तो जिंदगी गुजर गई। लड़ाई करना बाउंड्री सेटिंग नहीं है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आगे से बराबर की लड़ाई करना इज नॉट बाउंड्री सेटिंग। बाउंड्री सेटिंग है खामोश हो जाना। मैंने आपसे इनसे पहले ही कहा कि ना तो मैं आपको सब्र सिखा रही हूँ ना जबर सिखा रही हूँ।
अक्लमंदी का तकाजा है कि खामोश हो जाए, ठीक है। मैं इनको वो बात नहीं कर रही जो हमारे मुआशरे में बच्चियों को कहा जाता है बस सब्र करो, बस सब्र करो, मगर अक्लमंदी भी तो कोई चीज़ है, दानिशमंदी क्या चीज़ नहीं है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको लगे कि स्ट्रीट में कुछ डॉग्स इधर से उधर फिर रहे हैं और आपके ऊपर भौंक रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? रुक के हर डॉग को समझाएंगी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम भी खामोश हो जाओ, आपका रवैया कुछ और होगा। हाँ। ठीक है? तो बाज़ लोग जो बाज़ इंसान हैं उनके साथ हमें साफ सलाम करके गुजरना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो सब्र या जबर नहीं होता, वो तो आप अपनी ज़ात को बचा रहे हैं, बाउंड्री सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री सेटिंग बाज़ दफ़ा खामोश रह के की जाती है, वो भी बाउंड्री सेट हो जाती है, दूसरे को पता चल जाता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं कुछ भी कहता रहूँ मेरी आवाज़ बाज़ गश्त होकर मेरे ही कानों में आ रही है, ठीक है। और दूसरे ये होता है कि आप उस टाइम उसको समझाएं जब उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उस टाइम पे समझाएं। और तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अब टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारी बातें आई गेस बहुत सारे लोगों ने पिक की होंगी। बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते ही इसीलिए हैं कि जब समझ नहीं आ रहा होता और आप कभी गलत लोगों से मशवरा ले लेते हैं तो फिर वो गलत मशवरे जो हैं आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा तबाह कर देते हैं। तो जब इस तरह की कोई डिस्कशंस होती हैं तो उसमें अपनी ज़िंदगी में कौन सा पज़ल का हिस्सा सेट होता है ये आपको खुद पता होना चाहिए। अब ये सारी गुफ्तगू हुई है और जो भी रिलेटेबल आपकी लाइफ से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रहा है कोशिश करें वो सारी बातें अगर फ़िल्टर करके अप्लाई कर सकें तो शायद अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप बेहतर बना सकें और ख़ाली अपनी नहीं अपनी औलाद की भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।